Hello friends, this is Pawan Chaudhary. Welcome to an academy. Hello everyone. I hope आप सभी ठीक होंगे. Very good evening. Very good afternoon. Okay, I hope lecture is live. आवाज क्लियर नहीं है? नहीं, आवाज सब ठीक है. मेक श्योर कि वॉइस वगैरह सब कुछ ठीक हो. माइक डिस्टर्ब कर रहा है. नहीं, अभी ठीक है. अभी ठीक है. ओके, आई थिंक अभी ठीक होगा. नाउ इट्स फाइन. अब ठीक है ना? ओके, आई थिंक अभी ठीक होगा. ओके, सो ओके ओके, अब क्लियर है ना? ठीक है. सो दिस इज द MPPSC मेंस पेपर 3 और एक नया कोर्स कल से शुरू होने वाला है एंड ये उसका एक डेमो लेक्चर है. तो अब से जो भी नया कोर्स लॉन्च होगा उसके 2-3 डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जो स्टूडेंट है जो प्लस लेना चाहते हैं उनको एक आइडिया लग जाए कि प्लस में किस तरह से पढ़ाया जाता है, क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे. तो एज यू नो कि मैं जो भी आपका सिलेबस में लॉन्च करता हूँ या जो भी कोर्स में लॉन्च करता हूँ उसमें पूरा सिलेबस हम कवर करते हैं. इसके पहले हम लोग पेपर 1 के 2 कोर्स लॉन्च कर चुके हैं जिसमें पेपर 1 का पार्ट ए ऑलरेडी हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं यूनिट नंबर 1 से लेके 5 तक. यूनिट पेपर 1 का पार्ट बी वो अभी चल रहा है जिसके अंदर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं. यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 4 ऑलरेडी हम कर चुके हैं. यही पेपर नंबर 3 स्टार्ट होने वाला है जिसमें 10 यूनिट है. उसके बाद पेपर नंबर 4 ऑलरेडी मैं करा चुका हूं आप लोगों को. पेपर नंबर 2 ऑलरेडी एक बार करा चुका हूं, दूसरी बार फिर से चल रहा है और आने वाले समय में पेपर नंबर 5 और 6 वो भी आपके टॉपिक आने वाले. तो हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि एक सिंगल सिलेबस में या एक सिंगल जो कोर्स होता है सिंगल कोर्स में पूरा आपका सिलेबस यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक आपका कंप्लीट हो जाए. और ज़्यादा बड़ा अगर कोर्स होता है तो अपन उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. जैसे पेपर 2 को हमने पार्ट ए और पार्ट बी इस तरीके से डिवाइड किया था. तो कोशिश रहती है कि पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए और सिलेबस के कंप्लीशन के साथ में आंसर राइटिंग इट्स मस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप मेंस का कितना भी पढ़ लो और जब तक आपने आंसर राइटिंग नहीं की है तब तक उसको करने का कोई आपका सेंस या उसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं रहता है. फॉर दैट रीजन आंसर राइटिंग भी आपको टॉपिक वाइज दी जाती है. हर क्लास के अंदर आपको मैं क्वेश्चंस देता हूँ, जो भी क्वेश्चंस उस क्लास से बन सकते हैं. उसके बाद यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यूनिट वाइज क्वेश्चंस में आपको प्रोवाइड करता हूँ. तो 2 तरीके से आपकी आंसर राइटिंग होती है और साथ ही वो टाइम टू टाइम आंसर राइटिंग जो है वो मैं आप लोगों की चेक भी करता हूँ. ये बाकी जो आपके स्टूडेंट हैं जो थोड़े से नॉलेजेबल हैं जिन्होंने एक आध बार पहले मेंस लिखा है तो वो स्टूडेंट भी आपके आंसर्स कई बार आपको चेक करते हो. तो एक तरीके से एक आपका होलिस्टिक जो प्रिपरेशन है वो मेरे माध्यम से यहाँ पर आपका या मेरे जो कोर्सेज हैं उनके माध्यम से आपका हो जाता है. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 3 और काफ़ी लंबे समय से पेपर 3 का जो रिक्वायरमेंट था आप लोगों का था. और ये सच बताऊँ तो जब से मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया है तब से मैं पेपर 3 लॉन्च करने का सोच रहा था. बीच में 2019 के लिए पढ़ाया भी था, उसमें भी टेक्नोलॉजी और सब पार्ट एनवायरनमेंट वगैरह पढ़ाया था. लेकिन 2020 के लिए अभी तक कोई भी आपका जो कोर्स है वो मैंने लॉन्च नहीं किया था और इसके माध्यम से अपन 2020 के लिए पूरा जो 2020 का पूरा सिलेबस है आपका पेपर 3 का उसको हम स्टार्ट करेंगे. ये कोर्स जो है वो शुरू होने वाला है कल से. कल मतलब कल जो तारीख है वो आपका 3 मार्च है. सॉरी 3 मार्च कहाँ चला गया मैं, 3 मई है. ठीक है, 3 मई है कल से ये कोर्स स्टार्ट होगा और तकरीबन 8 अगस्त तक 8 अगस्त तक एक जो कोर्स है ये कोर्स यहाँ पर आपको चलेगा. ठीक है, तो तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा, मई के बाद जून जुलाई और अगस्त 3 महीना कंप्लीटली ये कोर्स चलने वाला है ना. और टोटल इसके अंदर 150 आवर्स के जो लेक्चर है 150 आवर्स के लेक्चर अभी मैंने शेड्यूल किए हैं. एंड यू नो दैट कि जब मैं पढ़ाता हूँ
तो अगर मैं 100 आवर शेड्यूल करता हूँ तो ऑब्वियसली बात 125-130 आवर्स यहाँ पर आपको हो जाते हैं। तो डेफिनेटली ये जो 150 आवर है ये बढ़ के आपका कम से कम 200 आवर्स तक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि कई बार हम लोग किसी टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं या कभी किसी टॉपिक में हमको ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। तो अभी जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है उसके हिसाब से 150 डेज के मतलब 150 लेक्चर्स या 75 लेक्चर्स के अंदर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और नॉट लेस देन 200 आवर्स इसको कंप्लीट करने में लगेंगे। इट मींस काफ़ी फुल कवरेज हर टॉपिक का होगा। जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं काफ़ी फुल डिटेल में और फुल कवरेज में पढ़ते हैं और उसके मंथ्स के लेवल तक यहाँ पर जाके उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे अभी 2019 का जो पेपर आया था वो बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें नहीं थी, बस उसमें ये थोड़ा बहुत था कि जो कोरोना वगैरह है या क्वारंटाइन वगैरह है उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी गई थी साइंस में। बाकी पेपर बहुत अच्छा था। अब दूसरी बात ये है कि पेपर जो पैटर्न है या सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। आपको पता ही होगा कि सिलेबस पेपर 3 का चेंज हो चुका है। पहले पेपर 3 में साइंस टेक एक पार्ट में था और दूसरे पार्ट के अंदर आपका जो इकोनॉमी था, इंडियन इकोनॉमी, वो वाले पूरे पार्ट हुआ करते थे। तो 2020 में चेंज कर दिया। 2020 में पूरा जो पेपर 3 है इट्स अ सिंगल कोर्स जिसके अंदर पूरा साइंस और टेक्नोलॉजी है, और जो इकोनॉमी वाला पार्ट था उसको निकाल के पेपर 2 में डाल दिया जिसके अंदर आपका पॉलिटी और पपैड और सोशोलॉजी वगैरह सब कुछ टॉपिक है। तो वहां पर पेपर 2 का जो पार्ट बी है उसमें इकोनॉमी आपको डाल दिया। तो इकोनॉमी का सिलेबस कम करके साइंस एंड टेक का जो सिलेबस है उसको उन्होंने यहाँ पर आपको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब इंक्रीज क्या किया उन्हीं यूनिट्स को रीडिफाइन करके थोड़ा सा उन चीज़ों को यहाँ पर आपको इंक्रीज कर दिया। तो वो बस थोड़ा बहुत सिलेबस पेपर 3 का बढ़ाया है। और हर पेपर इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जो आप लोग नहीं कर पाते। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो पेपर 1 है, पेपर 1 के अंदर आपको हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। तो दिक्कत यह है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑलमोस्ट पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ का हिस्ट्री अच्छा होता है, कुछ का ज्योग्राफी अच्छा होता है, तो बैलेंस हो जाता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 के अंदर पॉलिटी है जो सबसे सिंपल पेपर माना जाता है, और सबसे सिंपल पेपर पॉलिटी वाला है भी, क्योंकि पॉलिटी सबको आती है, लक्ष्मीकांत सबने पढ़ी है, सबको पॉलिटिकल नॉलेज है, सबको सब कुछ है। तो पॉलिटी वाला जो पेपर है या साथ में पबैड वगैरह भी अगर मैं ऐड कर दूं इसमें, फिर और भी कई सारी नई यूनिट्स है, लेकिन ओवरऑल पेपर नंबर 2 इट्स इजी एज कंपेयर टू द एनी अदर पेपर। सबसे सिंपल आपका पेपर 2 मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी शायद पेपर 2 जो है वो सबसे सिंपल होगा, और सबसे जो एवरेज नंबर देने वाला जो पेपर है वो यही है। इसमें सबको अगर 300 नंबर का आपका पेपर है तो 130, 140, 150 नंबर आराम से सभी बच्चों को यहाँ पर आपको आते हैं। तो यहाँ पर आप एज नहीं ले सकते, यहाँ पर आप एज नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर यह होगा कि या तो आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा होगा या आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, दोनों बहुत अच्छे होंगे, ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम मिलती है। अगर है ऐसी प्रोबेबिलिटी कि आपके दोनों बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब आप सिलेक्शन के लायक है। लेकिन जनरली या तो हिस्ट्री बहुत अच्छा होगा या ज्योग्राफी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, वो एक बहुत जनरल ट्रेंड चलता है यहाँ पे। तो दोनों पेपर में तो आपने बैलेंस कर लिया। पेपर 3 की जहां तक बात है तो पेपर 3 के अंदर जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं जिनका 11th 12th के अंदर साइंस था ना, जिनने 11th 12th पीसीएम से या पीसीबी से की थी, स्पेशली पीसीबी वाले जो स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले, उनको इस पेपर में रत्ती भर भी दिक्कत नहीं जाती है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बायो पढ़ा है। और जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो साइंस के अंदर, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे वो इकोलॉजी हो या आपका ज्योग्राफी हो, कहीं ना कहीं इन्हीं कंसेप्ट से यहाँ पर पीसीबी या फिर आपका पीसीएम, इनसे यहाँ पर आपको जाके ज्योग्राफी निकलता है। तो जिन स्टूडेंट्स का पीसीबी या पीसीएम था उनको ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं जाती, वो हिस्ट्री जैसे जैसे करके आपको पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर आपका स्ट्रीम जो है वो साइंस नहीं था, अगर आप कॉमर्स आपका था या आपका आर्ट्स स्ट्रीम यहाँ पर आपको था, इन दैट केस यहाँ पर आपको पेपर 3 में बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पर आपको जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत बेसिक तो आप पढ़ ही लेते हैं, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लेते हैं या एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं आप लोग, या आप लोग जो क्या बोलते हैं आपका ल्यूसेंट है वो ल्यूसेंट पढ़ लेते हैं, तो उनसे आपका जल्दी प्री के हिसाब से आपको हो जाता है। लेकिन मेंस के हिसाब से अगर आपको पढ़ना है तो फॉर दैट रीजन मेंस के लिए आपको पेपर 3 को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका साइंस, कॉमर्स या ऐसे कोई ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, इस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो 11th 12th से, तब तो आपको थोड़ी सी दिक्कत जाने वाली है। ये वाले स्टूडेंट तो कैसे भी करके रट्टा मार के कैसे भी कर लेंगे वो, क्योंकि उनने 2-4 साल वही चीजें पढ़ी है, चाहे इंजीनियरिंग किया हो, बीएससी किया हो, कुछ भी किया हो, ये लोग कर लेंगे। मेन दिक्कत इन लोगों का है। तो हम इस कोर्स में ट्राई करेंगे कि उसको इतने बेसिक तरीके से पढ़ाएंगे कि जो 11th 12th जिन्होंने 11th 12th में बायो नहीं पढ़ा है, 10वीं तक तो सभी पढ़ते हैं, और यहाँ पर जो आपको आने वाला है सिलेबस में वो 10वीं तक का ही है, उससे हायर लेवल पे नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की नहीं होती है। तो हम लोग इसमें कोशिश करेंगे कि पेपर 3 में सभी बच्चों को एज मिल पाए, जो एज यहाँ पर आपको मिल रहा था, यहाँ पर कुछ को मिल रहा था, कुछ को नहीं मिल रहा था, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो एज अब सिर्फ साइंस वालों को मिल पा रहा था, तो वी विल ट्राई कि कॉमर्स और आर्ट्स हैं उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर एज मिले, वो भी उन टॉपिक्स को समझ के वहां पर आपको लिख सके, चाहे वो साइंस हो,
चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे आपका पॉलिटी हो, इनके अंदर जो टर्मिनोलॉजी होती है जिसको वर्बिएज बोलते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम बोलते हैं कि पॉलिटी पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे राष्ट्रपति की इच्छा से ये हो गया है ना, या राष्ट्रपति के मन से ये हो गया, बट टेक्निकल वर्ड क्या है, हम बोलते हैं कि राष्ट्रपति के प्लेजर से, ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ऐसा करके हो गया। ठीक है, तो जो टर्मिनोलॉजी होती है वो हर टॉपिक में, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सब में टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है। पॉलिटी में फिर भी आप टर्मिनोलॉजी आप चला लोगे कि राष्ट्रपति की इच्छा से तो मान लिया, लेकिन साइंस में, ज्योग्राफी में यहाँ पर जो टर्म्स होती हैं वो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उन टर्म्स की स्टडी करना या उनको एक एक टर्म को समझना ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब उसके लिए आपको दो तीन मैं आपको स्पेसिफिक चीजें बता देता हूं कि उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो जो है, इसके लिए मैं आपको कुछ डिक्शनरीज दूंगा, दो तीन डिक्शनरी मेरे पास हैं, और वो उसको बोलते हैं एनसीईआरटी की डिक्शनरी। तो वो मेरे पास कुछ एनसीईआरटी की डिक्शनरीज हैं, वो मैं आपको दे दूंगा, पीडीएफ में ग्रुप्स में आपको डाल दूंगा, या यहाँ पर भी आपको इस लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनके अंदर बेसिक जो टर्म्स हैं वो टर्म्स आपको दी हुई है, और वो टर्म्स को आपको उसके अंदर आपको पढ़ना है। बहुत ही बेसिक टर्म है, जैसे ऑक्सबो लेक क्या होता है तो हिंदी अंग्रेजी दोनों में दिया है, या ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, तो छोटी सी डेफिनेशन आपको उसके अंदर वहां पे दी है। तो उससे क्या होता है कि जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा हेडेक देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है 3 नंबर के आपके 3 नंबर के 15 क्वेश्चन आते हैं, मतलब तकरीबन 45 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके 3 नंबर के आते हैं, और ये सबसे बड़ा सिरदर्द है। ठीक है, सबसे बड़ा जो हेडेक होता है ये यही क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको छूटता है, और एक क्वेश्चन छूटना मतलब आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है और कम होते जाते हैं। तो हम तो ये प्रण करके चलते हैं कि भले कुछ भी लिख के आएंगे, भले हम बाहुबली की स्टोरी लिखाएंगे, भले हम मनी हाइस्ट की स्टोरी लिखाएंगे, प्रोफेसर की बारी स्टोरी लिखाएंगे, लेकिन कुछ भी कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, है ना। इसका मतलब ये है कि हम कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एंड वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर लाइक दैट कि कोई भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन 3 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। 3 नंबर अगर एक बार छूट गया तो हो सकता है एक आध छूट ही जाता है, ऐसा कोई 100% तो कोई फुल प्रूफ प्लान हमारे पास है नहीं कि हम पूरा 100% उसको कंप्लीट करके आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन 3 नंबर में आपको छूट जाता है। लेकिन हमारी ये प्रतिज्ञा रहती है स्पेशली क्लास के अंदर कि 6 नंबर और 11 नंबर, क्योंकि अब जो 5 नंबर और 11 नंबर अब चेंज हो गया है, तो 5 और 11 नंबर का जो टॉपिक है इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इस बार का भी 19 का पेपर आपने देखा है तो उसके अंदर भी क्वेश्चन सिंपल थे, लेकिन कई बार आपको चॉइसेस होती हैं, कई बार चॉइसेस नहीं होती हैं। आजकल आपके पास जो स्पेस है, तो स्पेस का बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि इतना स्पेस दिया है पीएससी ने, और इतने स्पेस के अंदर ही आपको आंसर लिखना है। अगर वो एक पेज में आपको 2 क्वेश्चन लिखना है क्योंकि 50 वर्ड में आपको लिखना है, तो या तो 2 पेज में देगा या छोटे छोटे पेजेस में देगा कि आधा पेज इधर, एक क्वेश्चन यहाँ पर, एक क्वेश्चन अगले पेज पे। तो स्पेस का प्रॉब्लम है पहली बात। पहले स्पेस का प्रॉब्लम नहीं था, पूरी कॉपी होती थी 32 पेज की, आप अपने हिसाब से अपना स्पेस लेके लिख सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, इतनी स्पेस में आपको क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है, और साइंस है तो आपको डायग्राम भी बनाना है ना, फ्लो चार्ट डायग्राम या इमेजेस वगैरह है, वो डायग्राम वगैरह तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना साइंस, ज्योग्राफी और साइंस में बिना डायग्राम के यहाँ पर आपको कुछ नहीं होता। तो डायग्राम बनाना पड़ेंगे, फ्लो चार्ट्स बनाना पड़ेंगे, और इन सबको बनाने के लिए यू हैव द वेरी लिमिटेड स्पेस, बहुत ही लिमिटेड स्पेस आपके पास होगी, और उस लिमिटेड स्पेस में आप कैसे कर पाएंगे, ये एक बड़ा चैलेंज रहता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को कंसीडर करते हुए, जो भी फ्यूचर प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है पेपर 3 में, उन सबको कंसीडर करते हुए हम इस पूरे टॉपिक को या इस पूरे कोर्स को हम लोग यहाँ पर आपका कवर करेंगे। ठीक है, तो पहली बात कि हम टर्मिनोलॉजी के लिए मैं आपको एक एनसीईआरटी की ज्योग्राफी वो दूंगा डिक्शनरी, उस डिक्शनरी को आप पढ़ें, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं तो ठीक है, और नहीं निकाल सकते, ठीक है, और नहीं निकाल सकते प्रिंट आउट, तो आप उसकी पीडीएफ पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। और कोशिश करें कि उन टर्म्स को नोट डाउन कर लें, क्योंकि एक जो पीडीएफ होगी उसमें कम से कम 1000 डेफिनेशंस होगी, तो जो इंपॉर्टेंट लगती है उसको लिख लो, जो आपको पता है कोई बात नहीं, लेकिन उन डेफिनेशंस में जो इंपॉर्टेंट आपको लगती है उनको याद जरूर कर लो। जब हम भी पढ़ेंगे तो हम डेफिनेशंस को याद जरूर करेंगे, क्योंकि साइंस में आपको याद करना ही होगा, चाहे वो कोई भी न्यूटन का लॉ हो, चाहे वो बॉयल्स का लॉ हो, चाहे ओम्स का लॉ हो, कोई भी चीज हम पढ़ेंगे, चाहे साउंड का कोई प्रोग्राम आपका कोई डेफिनेशन हो, तो डेफिनेशन आपको याद करना ही पड़ेगी। अब बस ये सोचो कि आप स्कूल में आ गए हो वापस, स्कूल में जिस तरह से आप चीजों को याद करते थे उसी प्रकार से यहां पर भी आपको चीजों को याद करना ही पड़ेगा। साइंस में डेफिनेशन, ज्योग्राफी में डेफिनेशन याद करना ही पड़ेगी, उसका रटवाने का कोई हमारे पास तरीका नहीं है, वो आपको खुद से याद करना पड़ेगी, रट्टा मार लो, जो करना है कर लो। ठीक है, तो अभी कौन से और कोर्सेज चल रहे हैं? हाँ, कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा।
ठीक है। तो एक तो अभी कंप्लीट कोर्स ऑन पेपर 2 चल रहा है, जिसमें पेपर 2 का पूरा सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। फिर डिटेल कोर्स ऑन द मेंस पेपर 1 पार्ट बी चल रहा है, जिसमें पूरा पेपर 2 का पूरा पेपर 1 का जो पार्ट बी है, पूरा पार्ट बी आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स है पेपर 3 का, जो ये जिसके जो डेमो लेक्चर अभी मैंने डाला है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, इन दोनों के एक कोर्सेज अभी हैं जो एमसीक्यू क्लासेस हैं। उसके अलावा रात को 11 बजे 10,000 एमसीक्यू की सीरीज में लेके आया हूँ। वो क्लासेस तो आपको फ्री क्लासेस रोज शाम को आपको चलती हैं। अब इन सभी कोर्सेज के लिए आपको क्या करना है, इन सभी कोर्सेज के लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन है 8,800 रुपए का। अगर आप मेरा कोड पवन लाइव यूज करेंगे तो यू विल गेट 10% डिस्काउंट और 7,920 रुपए का आपको 1 साल का कोर्स मिलेगा। अगर आप रोज अनअकैडमी पे लेक्चर्स देखते हैं और मुझे फॉलो करते हैं, मेरी क्लासेस या किसी भी एजुकेटर की क्लासेस आप देखते हैं, तो हर क्लास को देखने के बाद यू विल गेट सम क्रेडिट पॉइंट, 10, 20, 50, 100 ऐसे क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसे क्रेडिट पॉइंट्स को भी आप आगे जाके रिडीम कर सकते हैं। जैसे 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे पवन लाइव कोड यूज करने के बाद और क्रेडिट पॉइंट यूज करने के बाद 7,128 रुपए में जो कोर्स है, ये कोर्स आपको मिल जाएगा। 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको 12,800 रुपए का है, और कोड और क्रेडिट पॉइंट यूज करने के बाद सिर्फ 10,368 रुपीज में ये कोर्स मिल जाएगा। इसका मतलब 20% डिस्काउंट जो है आप ओवरऑल यहाँ पर इन कोर्सेज के ऊपर ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो एक लिंक आपको मिलेगी थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे जाके क्लिक करें और सब्सक्रिप्शन बाय करके पेपर 3 को कंप्लीट करें, क्योंकि ये सबसे क्रूशियल पेपर है। ये पेपर आपको प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस में आपको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा और भी हमारी कई सारी बैचेस अनअकैडमी की हैं। ज्ञान कोश सीरीज आपका स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, T20 सीरीज है जो रोज रात को 8 बजे होती है। MPPSC ब्रह्मास्त्र हमारा सीरीज है। उसके बाद 8 महीने का एक सीरीज जो है फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 21 तारीख को, एक 22 तारीख को स्टार्ट हुआ है, एक 19 को हुआ है। ये कुछ बैचेस हैं जो अप्रैल में स्टार्ट हमारी हो रही हैं, 19, 20, 21, 22। तो कई सारी बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। हर बुधवार को हमारा जो नया बैच है वो नया बैच इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी कोविड के कारण थोड़ी सी चीज़ें स्लो हो गई हैं, क्योंकि कई सारे हमारे जो एजुकेटर्स हैं वो सफ़र हैं कोरोना के कारण। जैसे अभी रिसेंटली आपको पता चला होगा कि हरी सर जो और उनके फैमिली हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं। उसके पहले प्रियंका मैम और कई सारे दूसरे एजुकेटर्स हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो आई होप आप लोग भी सेफ होंगे और थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, घर में रहें। सिर्फ 10 दिन की बात है, 10 दिन अगर आपने घर में निकाल दिए, अपने फैमिली को घर में रखो। माँ बाप जो मम्मी पापा हैं या बड़े भाई बहन हैं जो 45 के ऊपर हो चुके हैं, उनको वैक्सीनेशन करवाओ। वैक्सीनेशन कोविन की वेबसाइट है, वहाँ पर जाके वैक्सीनेशन हो रहा है, तो वैक्सीनेशन जरूर करवाओ और अपना ध्यान रखो। बहुत विकराल स्थिति है ही है, लेकिन हम खुद बच सकते हैं, अपनों को बचा सकते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है एज ए एजुकेटेड एजुकेटेड या एज अ स्टूडेंट या एज अ सोशल, अब रिफॉर्मर तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो हम है नहीं, लेकिन एक सोशल अवेयरनेस का जो टॉर्च बेरर है उसके रूप में जाके हम ये चीज़ें आपको कर सकते हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको बिल्कुल करनी है। चलिए, तो सबसे पहले आपके जो यूनिट है, क्योंकि इस पेपर में क्या है कि आपका जो डिवीजन है वो पार्ट ए और पार्ट बी में डिवीजन नहीं किया। देयर इज अ कंप्लीट यूनिट 1 एंड देयर इज अ कंप्लीट पूरा यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक पूरा कंप्लीट आपको ये पेपर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें डिवीजन वगैरह इस प्रकार से नहीं है। तो पहला आपका जो यूनिट है या पहला आपका जो टॉपिक है वो आपका फिजिक्स है, और फिजिक्स के अंदर जो आपको टॉपिक दिया है इसमें पूरा टू द पॉइंट आपको टॉपिक दिया है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको जिस तरीके से फिजिक्स को पढ़ा जाता है उसी तरीके से, जो ट्रेडिशनल तरीका होता है फिजिक्स को पढ़ने की, कि स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना, उसी प्रकार से पढ़ेंगे। ये पूरा इसका जो फॉर्मेट है इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, सब टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन मैं अपने हिसाब से उनको अरेंज करके आपको पढ़ाऊंगा। वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन, एटमॉस्फेयर, प्रेशर और वर्क वगैरह, तो बहुत ही सिंपल वाला टॉपिक है। यूनिक एंड मेजरमेंट, एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ, स्पीड, आपका वेग या फिर आपका वेलोसिटी वगैरह, एक्सेलरेशन, साउंड्स, डेफिनेशन साउंड की, कि आपका ध्वनि है उसका डेफिनेशन, मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन, ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स, नॉइस एंड म्यूजिक। फिर उसके बाद टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू साउंड, आपके साउंड या फिर आपका जो ध्वनि है उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पूरा कोर्स हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तरंग धैर्य क्या होता है, आवर्ती क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। वाइब्रेशंस वगैरह हैं, वो सब चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिसिटी, आपकी विद्युतिका, मैग्नेट, उसकी मतलब आपके चुंबकत्व, उसकी प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, यूज ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, लाइट, प्रकाश, फिर आपका अपवर्तन, परावर्तन, अलग अलग प्रकार के मिरर्स, लेंस, इमेज फॉर्मेशन वगैरह, कैसे, सब चीज़ें आपने पहले स्कूल में पढ़ी होगी कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पॉइंट पर रखी है, उसका इमेज कहाँ बनेगा, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, तो उसका दर्पण
जो है वो दर्पण के सामने इमेज कहाँ पर बनेगी। तो वो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो अपने साइंस में अंदर 8वीं 9वीं 10वीं के अंदर अपनी एग्जामिनेशन या आप जो भी आपने पढ़ाई करी होगी उसके अंदर स्कूल के अंदर आपने जरूर पढ़ी होगी। नहीं, दोनों होगा, फोकस किसी एक पे नहीं होता, हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, तो दोनों बराबर होता है, उसमें फोकस की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स जो है आपको यूनिट 1 के अंदर आपको डिटेल में दिए गए हैं। उसके बाद लाइट है, तो लाइट के बाद आपका हीट है, हाँ, उसके बाद हीट या उष्मा है, मेजरिंग टेम्परेचर, थर्मामीटर, ट्रांसफार्मर ऑफ हीट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, जिसके अंदर आपके कंडेंसेशन वगैरह जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो सभी बेसिक कंसेप्ट या बेसिक जो रूल्स वगैरह हैं जो स्पेशली आपने 11th 12th के अंदर या 9th 10th के अंदर पढ़े होंगे, वो सभी बेसिक रूल्स रेगुलेशन जो है जो भी आपके साइंस के होते हैं वो सब कुछ हमको इसके अंदर यहाँ पर आपको पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, तो यू नो दैट कि पहले का जो पैटर्न था, इसके पहले 2020 के पहले जो पैटर्न था उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते थे। एक आपका होता था 3 नंबर का, दूसरा होता था 6 नंबर का, तीसरा होता था 15 नंबर का। अब ये चेंज हो गया है, अब जो पेपर आता है उसमें अब जो आएगा मतलब उसमें 3, 5 और 11। 3 नंबर का आपको 10 वर्ड में लिखना है, 5 नंबर वाला आपको 50 वर्ड में लिखना है और 11 वाला जो है आपको 200 वर्ड में लिखना है। जबकि पहले जो 3 नंबर वाला था वो आपको 2 से 3 लाइन में 20-30 वर्ड्स में, 6 वाला 100 वर्ड्स में और 15 वाला जो है आपको 300 वर्ड्स में लिखना पड़ता था। लेकिन ये अब चेंज हो चुका है, अब ये 3, 5, 11 वाला जो रूल है, ये रूल 10, 50, 200 ये रूल आपको चलेगा। अब क्वेश्चन किस प्रकार के अभी तक आए हैं 2014 से लेकर 19 तक। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन आपको आया था 2014 में, इट इज कॉल्ड द ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, सिंपल 3 नंबर में आपको डेफिनेशन लिखनी है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, किस कंसेप्ट के ऊपर काम करता है। तो अब आपको ये तो पता है कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है ना। एग्जाम्पल के लिए कि ये जो मेरे पास केबल है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, दिस इज ऑप्टिकल फाइबर केबल जिससे आपका इंटरनेट चलता है। ये काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर या आपके अपवर्तन के ऊपर। तो ये आपको पता है, लेकिन किस कंसेप्ट पे काम करता है ना, वो आपको बेसिकली लिखना पड़ेगा। हो सकता है आपको छोटा सा डायग्राम बना के यहाँ पर आपको बताना पड़े कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है। तो बेसिक आपको ऑप्टिकल फाइबर 3 मार्क्स के अंदर 10 वर्ड में लिखने, मतलब उस समय तो 20 में आया था लेकिन अभी 10 वर्ड में है। देन अल्ट्रासोनोग्राफी 2016 में आया। फ्यूज क्या होता है, ये तो ऑलरेडी हम साइंस टेक जब पढ़ ही चुके थे, आप खुद ही लिख सकते हैं। व्हाट इज द वेट, भार क्या होता है। अब भार आपको पता है कि जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास इस बोतल का भार है, इसका वेट है। अब ये है क्या, वेट क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है ना, ये तो भार हो गया। अब एक और चीज होती है द्रव्यमान, वो क्या होता है, कल से उसने पूछ लिया कि भार और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है, तो यू हैव टू नो दैट कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी करंट 2016 में सिर्फ सिंपल सा डेफिनेशन उसने पूछ लिया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी करंट। फिर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, खैर ये एनवायरमेंट का टॉपिक है लेकिन यहां भी चल जाएगा। न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशन 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। तो सिंपल सा आपका डेफिनेशन लिखना था कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो तो सबको ही पता है, लेकिन थोड़ा सा उसको ट्रांसफॉर्म करके आप आंसर लिख सकते हो। तो आप देखोगे कितने सिंपल जो क्वेश्चन है वो 2000 हर साल आपको एग्जाम के अंदर यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको एमपीपीएससी में आपको पूछता है। फिर मिश्र धातु को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द अलॉय, अलॉय क्या होता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले प्राकृतिक रंगों के क्रमबद्ध नाम लिखिए। एनलिस्ट द नेचुरल कलर प्रेजेंट इन द स्लाइड इन अ सीक्वेंस। सीक्वेंस के अंदर आपका जो पूरा विबग्योर है, वो पूरा विबग्योर या 7 जो कलर्स होते हैं आपके अंदर धनुष के, वो 7 कलर के नाम लिखना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अ कूली इज वॉकिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विद अ वेट ऑफ 30 kg ऑन हिज हेड, हाउ मच इज द वर्क डन बाय द कूली। है ना, कूली जो है 30 किलोग्राम का जो वजन है वो अपने सर के ऊपर लेके जा रहा है और उसको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो सिंपल सा आपका जो वर्क का फॉर्मूला है, उस वर्क के फॉर्मूले से उसका जो भी उसका कार्य है या जो भी आपका आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना कार्य उसने किया है, तो कार्य को आपको यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना। तो बहुत ही बेसिक है, जो बेसिक जो न्यूमेरिकल्स आपको आते थे एग्जाम के अंदर, जो 5वीं 6वीं 8वीं में आते थे, उन्हीं बेसिक न्यूमरल्स जो हैं उनको लेके क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू दीपिका। हाँ, तो काजल उसके बारे में आगे बीच में बात करेंगे काजल, है ना, तो वो भी बात हम आगे करेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा आपका क्वेश्चन होगा। अब आप एक चीज देखोगे कि जितने भी क्वेश्चंस है ये सब आप एनसीईआरटी खुद से भी पढ़ोगे तो भी आपको सॉल्व हो जाएंगे। प्रकाश उत्सर्जन डायोड को समझाइए, एक्सप्लेन द लाइट इमिटिंग डायोड, जो जनरली एलईडीज वगैरह आपके पास में होती हैं। एग्जाम्पल के लिए कि ये मेरे पास एक माउस है, इस माउस के अंदर एक लाइट जल रहा है एंड दिस इज द एलईडी, है ना। मेरे पास जो भी जनरली मैं पढ़ाता हूँ आपको साइंस, तो जो भी आसपास चीजें दिख जाती है वो मैं आपको शो कर देता हूँ।
तब इस प्रकार की एलईडीज होती है। अब ये होता क्या है, ये कैसे बनता है, ये ऑलरेडी हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा था तो वहाँ पर एलईडी हमने ऑलरेडी पढ़ी थी। जिन्होंने बच्चे में प्री में भी पढ़ा है तो एलईडी को अभी भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उसके प्रायोगिक उपयोगी की विवेचना करो। डिस्कस द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्या क्या है, ये 6 नंबर के अंदर क्वेश्चन आया है कि टीएफआर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और उसका डेली लाइफ में क्या क्या उपयोग होता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर, या बाकी इस प्रकार से और भी उसके अनुप्रयोग हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन एक तरीके से इंक्लूड हैं इस टॉपिक में। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है ना, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है उसके प्रायोगिक उपयोग, उसके प्रैक्टिकल जो यूज है, उन प्रैक्टिकल यूज को किस प्रकार से किया जाता है। इट इंक्लूड द 2 क्वेश्चंस, है ना। तो आपको आधे में ऑब्वियसली बात है आपको उसको डिफाइन करना है और आधे में उसको उसके एप्लीकेशंस लिखना है। यहां पर कहीं ना कहीं 50 वर्ड के अंदर ये चैलेंजिंग हो जाता है कि 50 वर्ड्स के अंदर आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ, बट एनी हाउ आपको 50 वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि 50 वर्ड्स बहुत कम होते हैं, बहुत ही चैलेंजिंग होता है वो। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या है, संक्षेप में समझाए। व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम आपको समझाना है, उसके 2-4 एग्जाम्पल दें। ये सब स्कूल में आप करते ही थे, या डायग्राम्स वगैरह के बना के आप उसको समझा सकते हैं, ठीक है। ये अभी भी आप कर सकते हैं, अगर आपने 6ठी की एनसीईआरटी पढ़ी है साइंस की तो अभी भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो धातु और अधातु पर संक्षेप में लिखें। राइट इन ब्रीफ अबाउट द मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों के बारे में आपको लिखना है कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है। अब इसमें हुई फेरस नॉन फेरस सब कुछ आपको समझाना पड़ेगा कि धातु का समझाओ, फिर अधातु समझाओ, दोनों का आपको एक्सप्लेन करना है। फिर डेफिनेटली इसमें आपको थोड़ा सा उनको कंपेयर भी करना है कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। तो लिखते लिखते आपको एक्सप्लेन करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, देख के लगेगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई उसके अंदर ज्यादा टफ नहीं है, और सच में टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस ये होता है कि आपने पढ़ा नहीं होता है। सो व्हाट आर द अलॉयज एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, 2018 में आया था। मिश्र धातु क्या होते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो आप देखोगे कि फिजिक्स में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो क्वेश्चन हो गए फिजिक्स में। फिजिक्स में 15 नंबर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि इतनी बड़ी थ्योरीज वगैरह नहीं पूछी जाती है। तो 3 और 15 जो 5 है उसी के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या सिलेबस चेंज हो गया तो हो सकता है 11 नंबर में भी आपसे पूछा जाए। तो ये हो गया यूनिट 1 और उसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक आपको आए हैं। तो यूनिट 2 जो है इसके अंदर आपका केमिस्ट्री है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, डेफिनेशन, केमिकल सिंबल, प्रॉपर्टीज, अवेलेबिलिटी ऑन द अर्थ। फिर मटेरियल है, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। पीरियड, आपके पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी बॉन्ड, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन, एसिड, बेस, सॉल्ट, पीएच वैल्यू, इंडिकेटर्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिस्ट्री इन द डेली लाइफ। तो बहुत ही बेसिक टॉपिक्स आपको यूनिट 2 के अंदर यहाँ पर आपको दिए, जिसके अंदर बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री आपसे पूछी गई है। बहुत ज़्यादा वो पहला ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, इतना ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है, बहुत ही सिंपल लेवल पे, एटम के लेवल पे एसिड, बेस, फिजिकल केमिकल चेंजेस, मटेरियल, मेटल, अलॉय वगैरह, ये बेसिक चीज़ें आपसे पूछी गई। तो बहुत ज़्यादा टफ जो है वो केमिस्ट्री के अंदर भी आपको चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं है। अब केमिस्ट्री से क्वेश्चन कैसे आए हैं अभी तक, तो 3 मार्क्स में आया है अम्ल वर्षा या एसिड रेन क्या होता है, फिर आपका समस्थानिक या आइसोटोप्स क्या होता है, ये टर्म्स तो आइसोटोप और ये सब तो वैसे ही याद करते हैं। फिर रसेल सोनर्ड कपलिंग क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज द रसेल सोनर्ड कपलिंग, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग कपलिंग्स। जंग लगना या रस्टिंग क्या होता है, ठीक है, तो रस्टिंग क्या होता है, जंग लग जाता है कई बार आपके अलग अलग चीज़ों के ऊपर, लोहे के ऊपर जनरली ऑक्सीडेशन के कारण जंग लगता है, तो वो जंग होता क्या है, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि आर्यन गैस, आर्गन गैस एंड इट्स यूजेज, जो आर्गन गैस है वो और उसके क्या क्या उपयोग हैं। उसके बाद जेल क्रोमेटोग्राफी 2015 में पूछा गया था, व्हाट इज द जेल क्रोमेटोग्राफी। फिर आइसोबार, व्हाट इज द आइसोबार, अब ये 2014 में पूछा है आइसोटोप और ये पूछा है आइसोबार, रिपीट हो रहा है। आगे भी आप देखोगे किस प्रकार की जो छोटी छोटी टर्म्स हैं वो हमेशा आपको रिपीट होती, तो बहुत ही बेसिक टर्म आपको 3 नंबर में आएगी, जो सबसे बड़ा आपका टेंशन होता है, ठीक है। उसके बाद डबल सॉल्ट, द्विक लवण, तत्वों की पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, जो पूरा पीरियोडिक टेबल है, 2016 में आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज अ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल तो वैसे ही आपने याद की होगी, उसको तो एक लेके बड़ा सा एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले से, या आप ट्रिक बोल लो, फॉर्मूला बोल लो, कुछ भी बोल लो, आप पूरी टेबल जो है वो पूरी टेबल आप लिख सकते हैं, पूरी टेबल आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड इट्स अ साइंटिफिक टर्म, यह एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, एक साइंटिफिक मेथड है जिससे आप पूरी टेबल आप लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ट्रिक नहीं है, वो एक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द रेडियो आइसोटोप 2017 में, फिर से वही क्वेश्चन आपको आ गया आइसोटोप वाला। हैवी वाटर भारी पानी या भारी जल होता है। नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, विखंडन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, 2018 में आपका एसिटिलीन और उसके उपयोग, व्हाट इज द एसिटिलीन एंड इट्स यूसेज ऑफ द एसिटिलीन। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, दो उपयोग बताइए, ब्लीचिंग पाउडर और उसके उपयोग क्या होता है। फिर जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या अंतर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस 2019 में भी पूछा था कि व्हाट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी क्या होता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है आपका रदर 6 नंबर के अंदर कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का संक्षेप में वर्णन करो, ठीक है। अब रदरफोर्ड का एक परमाणु मॉडल है, उस मॉडल को आपको पूरा एक्सप्लेन करना, उसका पूरा डायग्राम, उसके पूरे जितने भी रूल्स वगैरह हैं सब कुछ उनके अंदर आपको प्रॉपरली यहाँ पर आपको उसके अंदर डिफाइन करना है। उसके बाद जैविक तंत्र में सोडियम आयन व पोटेशियम आयन की भूमिका, व्हाट इज द रोल ऑफ द सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, 2015 में पूछा गया था। केमिस्ट्री में थोड़ा सा चीजें आपको टिपिकल हो जाती है कि आपको आयन और पोटेशियम जो है उसकी भूमिका क्या होती है। अगर आपने सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के बारे में आपने पढ़ा है तो इजीली इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। बट कंपैरेटिवली जो केमिस्ट्री है वो थोड़ा सा आपको टफ आता है, क्योंकि केमिस्ट्री इतना सिंपल नहीं होता। फिजिक्स हम लोगों को क्या सिंपल लगता है, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है, तो केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत दिक्कत जा सकती है। उसके लिए आप एनसीईआरटीज वगैरह आप पढ़ सकते हैं, या हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे केमिस्ट्री को। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसके उपयोग तो ऑलरेडी आपको आ चुका है, 2019 में आया था, ठीक है। उसके बाद आपके संक्षारण और इसकी रोकथाम, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, कि संक्षारण क्या होता है, उसकी रोकथाम किस प्रकार से की जाती है। बोर का परमाणु मॉडल, दूसरी बार फिर से मॉडल आ गया, एक बार तो रदरफोर्ड का मॉडल आ गया था 14 में, 19 में फिर से उसने बोर का परमाणु मॉडल मिल गया। तो इस प्रकार के 8-10 अलग अलग मॉडल्स हैं आपके परमाणु के ऊपर या एटम के ऊपर या मॉलिक्यूल्स के ऊपर। उन 8-10 मॉडल्स को आप पढ़ लो। ये बहुत ही बेसिक जो थ्योरीज हैं आपकी केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, तो उन बहुत ही बेसिक थ्योरीज को आप पढ़ लो, उनके डायग्राम वगैरह बनाना सीख लो, उनको लिखना सीख लो। डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको आता ही आता है। अब ये ऐसा सोचो कि आपने जो 10वीं के अंदर या 9वीं के अंदर जो साइंस पढ़ा था, विज्ञान पढ़ा था, उसमें से आपको कुछ गिने चुने क्वेश्चन आपको आते ही थे, है ना। जैसे फर्नेस वाला क्वेश्चन आता था, बोर मॉडल, ये मॉडल आते, तो उसी पैटर्न के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इजीली आप लोग इन चीजों को क्रैक कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सिंपल इन द सेंस कि आप पढ़ोगे तो आराम से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, सो राइट डाउन द डिफरेंस एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ द कार्बन इन देयर यूसेज। कार्बन के विभिन्न अपरूप या मतलब एलोट्रॉफ हैं और उनके उपयोग लिखो। तो कार्बन के कितने प्रकार के अपरूप हैं, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या आपके दूसरे कई सारे और भी एलिमेंट्स हो गए। तो इनको तो हम जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में हम इनको देखेंगे। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कार्बन के विभिन्न अपरूप जो है वो 15 नंबर में एक बार क्वेश्चन आपको आ चुका है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, जैसे अभी आप यहाँ पे देखोगे कि इनमें 3 नंबर 11 नंबर 15 नंबर में बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया। लेकिन अभी जो नया सिलेबस है उसके हिसाब से उसने हर यूनिट को 30 नंबर दिया है, और हर यूनिट से आपको 30 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा। हर यूनिट से एक 11 नंबर का आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये तय है। हर यूनिट से आपको 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, ये भी तय है ना। और 5 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, ये भी तय है। तो 9, 10 और 11, तो हर यूनिट का 30 यहां पर आपको तय हो गया। तो हर यूनिट के 30 नंबर का तो आएगा ही आएगा। जैसे एक 11 नंबर का डेफिनेटली तय है, तो उसी हिसाब से आपको 3, 6 और 3, 5 और 11 उसी के हिसाब से हर चीज को यहां पर आपको तय करना है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे अभी हमने पढ़ा था, एक क्वेश्चन था हमको कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसका वर्णन करो। अब ये जो मॉडल है ये आपको 3 में भी आ सकता है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दे दिया 3 नंबर में, 5 में भी आ सकता है, 11 में भी आ सकता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो तीनों जगह आपको आ सकते हैं। जब हम प्रिपेयर करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन को इस प्रकार से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि 3, 6, 3, 5 और 11 तीनों में आ सकता है। जैसे अभी कार्बन के एलोट्रॉप आपसे पूछा गया था, जैसे पीओपी आपसे पूछा, तो हो सकता है पीओपी को सिर्फ 3 नंबर में भी पूछ ले कि व्हाट इज द पीओपी, या फिर आपको कोरोजन 6 नंबर में पूछा था, इट मे बी पॉसिबल कि 3 नंबर में कोरोजन पूछ ले। बोर का परमाणु मॉडल था, हो सकता है 3 नंबर में पूछ ले, 5 में पूछ ले, 11 में पूछ ले। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो 3, 5 और 11 तीनों में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में बड़ा चेंज हो गया है, परिवर्तन आ गया, और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपको हर टॉपिक को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ये चेंज आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या होता है। ये कार्बन के एलोट्रॉप है, तो ये 3, 5 और 11 तीनों में आपको आ सकते हैं। अगला जो टॉपिक है, इट्स बायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन,
बैलेंस डाइट, विटामिन डिफिशियंसी, हार्मोन्स वगैरह वगैरह, बॉडी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, स्ट्रक्चर इन द फंक्शन, रेस्पिरेशन इन द ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन या उनका जो श्वसन तंत्र वगैरह है, बहुत बेसिक चीज़ें जो है इसके अंदर आपसे पूछी गई है। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना, उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन या संचरण। फिर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट, रिप्रोडक्शन या फिर आपका जो पुनर्जन्म है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी के अंदर, ठीक है, रिप्रोडक्शन। हेल्थ एंड हाइजीन एंड डिजीज, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, अलग अलग प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाएं। हाइजीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइजीन आज के टाइम पर, इन तो कोविड टाइम, तो आपको हाइजीन वगैरह जो है ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होना चाहिए। तो बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी आपसे इसके अंदर दी गई और बहुत बेसिक बायो दिया गया, उसमें बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल टर्म ऐसी चीज नहीं दी गई, बहुत ही बेसिक चीजें आपसे इसके अंदर आपको पूछी जाएगी। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आपको 3 नंबर में आया था, व्हाट इज द लाइकन, पौधों में पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्टिग्मा वगैरह थोड़ा बहुत आप 3 नंबर के हिसाब से समझा सकते हैं। मनुष्यों में अनुवांशिक बीमारी है, हेरिडिटरी डिजीज जैसे डायबिटिक वगैरह होता है, जो हेरिडिटरी या फिर आपके एक वंश से दूसरे वंश में जाती है ना। उसके बाद पैरेंथोजोसिस, इट्स कॉल्ड द अनिषेक जनक। उसके बाद विटामिन सी के स्रोत और कमी से होने वाली बीमारी, सिंपल सी बीमारी, और उसके सोर्सेस क्या क्या है या उसकी कमी से होने वाली कौन सी बीमारियां हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन है। प्लेग के कारक जीव और उसके वाहक का नाम लिखिए, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉजेटिव एजेंट वेक्टर ऑफ द प्लेग। क्योंकि इस समय पे प्लेग, जैसे अभी कोरोना है, वैसे एक समय पे प्लेग बहुत बड़ी बीमारी हुआ करती थी पूरे साउथ एशिया के अंदर, इंडिया ही नहीं, इंडिया के अलावा म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन सभी कंट्रीज के अंदर प्लेग एक बड़ी बीमारी थी। भारत में भी कई बार सूरत के अंदर, बंबई के अंदर, जो पुराना बंबई स्टेट हुआ करता था, वहां पे कई बार जो प्लेग की बीमारी फैली थी। तो एक बहुत ही पुरानी यहाँ पर एक तरीके से महामारी है। जैसे आज के टाइम पर कोविड है, तो उसका कॉजेटिव एजेंट किन्हीं 2 जीव कीटनाशक के नाम लिखो, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑफ द 2 पेस्टिसाइड्स, 2 पेस्टिसाइड जो है उनके नाम लिखने का है। एक क्वेश्चन फिर आपको दिया हुआ है कि a boy run fast after seeing a street dog, his breathing became and the blood pressure also increased, which hormone will be to be high in his blood, name the gland secreting this hormone। एक लड़का है, उसने कुत्ता देख लिया, कुत्ता देख के निकल गया, है ना, कि भैया देख लिया, या कोई भाई साहब जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ में और दोस्त के पापा दिख गए वहां पे। अब वैसे ही पापा दिखे, भाई साहब की सिट्टी पिट्टी गुम, अब उनको समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करें। हर व्यक्ति कबीर सिंह तो होता नहीं ना कि करता प्यार का कर लेगा, है ना, ऐसा तो होता नहीं, कुड़ी प्यार करती है, ऐसा तो होगा नहीं। बंदा निकल लेगा बीच में छोड़ के, तो उसकी सांसें अलग फूल जाएगी, डर लगने लग जाएगा, अलग भागने लग जाएगा। तो उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, कौन सी जो ग्रंथि है वो उस हार्मोन को निकालती है, तो ये आपको इसके अंदर आपको बनाता है ना। एड्रेनलिन होता है, वो निकलता है आपको जब भी आप डरते हो उसके कारण। तो वही आपको एक्सप्लेन करना है कि वो कौन सा ऐसा हार्मोन है और वो हार्मोन जो है वो कौन सी ग्रंथि के द्वारा इसको यहाँ पर आपको निकाला जाता है। नहीं, साइंस की एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़े, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द ट्रांसजेनिक एनिमल या पराजीवी जंतु क्या होते हैं। मल कीचड़ प्रबंधन से क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय द फेशियल स्लज मैनेजमेंट। जो आपके हमारे घरों से जो स्लज निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, उसका प्रबंधन कैसे होता है, तो ये पूरा प्रबंधन आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद 6 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा गया है कि जंतु और पौधों की कोशिकाओं की संरचना के बारे में संक्षेप में लिखो, राइट ब्रीफली अबाउट द एनिमल एंड प्लांट सेल स्ट्रक्चर। एनिमल और प्लांट सेल स्ट्रक्चर, जंतु और पौधों दोनों की कोशिकाओं की जो संरचना है, दोनों एक्सप्लेन करना है 6 मार्क्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, उनमें अंतर लिखो, एक्सप्लेन द ब्रीफ अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। जो सेल होता है वो किसी भी कोशिकाओं का सबसे बेसिक टर्म आपका होता है, और ये टाइप्स ऑफ सेल हैं, ये बेसिकली आप वैसे ही आपको जब पहली बार जब पढ़ोगे आप बायो, तो सबसे पहले आपको सेल ही पढ़ाया जाता है। तो टाइप्स ऑफ सेल 2 प्रकार के होते हैं, उनको बहुत बेसिक तरीके से लिखना है। प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक संबंधों के संक्षेप में देखो, राइट ब्रीफ अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। मानव अंतःस्रावी तंत्र के बारे में संक्षेप में लिखो, राइट अबाउट द आपका एंडोक्राइन जो सिस्टम है बॉडी के अंदर, व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। तो बहुत ही बेसिक सिस्टम, बहुत ज्यादा कोई डिटेल टर्म से आपसे नहीं है, बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी
टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है, क्योंकि बायो जो होता है वो बहुत टफ होता है। बायो की जो टर्मिनोलॉजीज होती है वो बहुत टफ होती है। अगर आप किसी बायो के स्टूडेंट से या कोई डॉक्टर वगैरह से पूछ लो कि सर थोड़ा ये कान का स्ट्रक्चर बता ना, कान कैसा बना होता है, आपने अगर एक बार पूछ लिया उससे कि सर कान का स्ट्रक्चर बता दो, आधे घंटे तक आपको कान की एनाटॉमी समझाएगा, और मैं गारंटी देता हूं उस आधे घंटे के लेक्चर में आप हाँ समझ में आ रहा है, आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे, इतना डिटेल में आपको समझा देगा। मैंने एक बार गलती कर दी थी, एक मेरा दोस्त डॉक्टर है, तो उससे मैंने एक नर्व के बारे में पूछ लिया था कि कैसे काम करती है। उसने भाई साहब मेरे को 15 मिनट का, मैं सिर्फ इतना सा पूछा था कि यार होती क्या है ये, उसने 15 मिनट का मेरे को लेक्चर दिया। ये लेयर होती है, इसके ऊपर 3 लेयर होती है, इस लेयर का नाम ये, इसका नाम ये, इसका नाम ये, फिर इसके अंदर जो है वो 3 पार्ट होते हैं, उसका नाम ये। मेरा भाई साहब इतना डिटेल नहीं पढ़ना है। अब मेरा तुम डॉक्टर होंगे लेकिन हम डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के लिए पढ़ाना नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट व्यक्ति से पढ़ोगे, उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसका नॉलेज ही इतना है कि उसको शॉर्ट में समझा ही नहीं पाता आपको, है ना। क्योंकि अगर आप किसी डॉक्टर से पूछोगे कि कान की एनाटॉमी बता दो, या कान के अंदर इसको क्या बोलते हैं, या आप पूछ लोगे तो वो आपको बता देगा, लेकिन उसके बाद उसकी 10 चीजें और बता देगा जिसकी आपको शायद जरूरत नहीं थी। तो पीएससी की प्रिपरेशन में, या स्पेशली पेपर 3 का जो भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीजें आपको पढ़ना, बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल में हमको स्पेशली बायो के अंदर नहीं जाना है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बायो वाले भी स्टूडेंट होंगे, और जो बायो वाले स्टूडेंट हैं वो उनको थोड़ा सा ऑब्वियसली बात है कि मुझसे भी ज्यादा आएगा, या ऑब्वियसली बात उन्होंने खुद ने बायो पढ़ा है तो वो चीजें आपको ज्यादा आएंगी। तो डेफिनेटली कई सारे बायो के स्टूडेंट हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और वो चीजें हो सकती है, लेकिन हमको बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की यहाँ पर आपको जरूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक तरीके से चीजें हमको इसके अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया, डायबिटीज मेलिटिस और डायबिटीज आपका एनसीपीडीज में अंतर स्पष्ट करो, डिफरेंशिएट द डायबिटीज मेलिटिस फ्रॉम द डायबिटीज इंसेप्टाइटिस। 2 प्रकार का डायबिटीज होता है, उनके बीच का जो अंतर है वो अंतर आपको सिंपली यहाँ पर इसके अंदर समझाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हेमोफीलिया पर एक प्रकार की टिप्पणी लिखो, व्हाट इज द हेमोफीलिया, और उसके ऊपर कुछ टिप्पणियां आपको लिखनी है। फिर डार्विनवाद पर वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द डार्विनिज्म, उसको हम बोलते हैं सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, अभी 2019 में ही आया था। फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया पर टिप्पणी लिखो, व्हाट इज द माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक टर्म है, तो अब देखो कि डार्विन, माइक्रोकॉन्ड्रिया, हेमोफीलिया या डायबिटिक मेलिटिस, तो ये इतनी बेसिक टर्म्स हैं, इतनी बेसिक चीजें हैं कि ये आप शायद 10वीं तक का एनसीईआरटी भी अगर पढ़ लोगे तो उसमें से 90% चीजें 10वीं की एनसीईआरटी तक आप यहां पर आपको कवर कर लोगे, देयर इज नो इश्यू, आराम से आप उसको कवर कर लोगे, ठीक है, ओके। बट आपको थोड़ा मेंस के हिसाब से उसको पढ़ना पड़ेगा। मेंडल के प्रयोग और अनुवांशिक के सिद्धांतों को वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब्स इन ब्रीफ द मेंडल एक्सपेरिमेंट एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसने इनहेरिटेंस या अनुवांशिकी के ऊपर एक अलग से नियम दिया था, वो एक्सप्लेन करना है। कोशिका की संरचना का सचित्र वर्णन करते हुए इसके कार्यों को बताए, तो सेल स्ट्रक्चर, और अभी इसके पहले आपने देखा था यूकैरियोटिक पूछा था आपसे, टाइप्स ऑफ सेल पूछा था, यहां पर आपसे सेल स्ट्रक्चर पूछ लिया। अगर सेल नाम का टॉपिक आप पूरा पढ़ लो, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, ह्यूमन में कैसे होते हैं, या आपके प्लांट्स में किस प्रकार के होते हैं, तो एक टॉपिक से आपके 4-5 अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 3 हुई, इस प्रकार के क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 से आते हैं। अब यहां तक कुछ डाउट होता पूछ सकते हैं, या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है जो छूट चुका है। नहीं, सोर्स तो मैं पढ़ाऊंगा ना आपका, तो टॉपिक तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा प्लस में, उसके लिए आपको प्लस लेना पड़ेगा। और अगर आप प्लस नहीं लिया आपने, या प्लस नहीं आपके पास नहीं है, तो एक नुकसान ये हो जाएगा कि आप टॉपिक को पूरे स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं पढ़ पाओगे, पूरा टॉपिक वाइज आपको नहीं हो पाएगा। अगर आप प्लस नहीं लेना चाहते, या नहीं लिया है, या मुझसे नहीं पढ़ना चाहते, वट एवर विल बी द रीजन, इन दैट केस यू कैन गो विद द साइंस एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी कहां तक आपको पढ़ना है, ये एनसीईआरटी आपको पढ़ना है 6ठी से लेकर 10वीं तक, 6 से लेकर 10 तक। अगर आप मेरी क्लास अटेंड नहीं करते हैं, प्लस मेंबर नहीं है, तो 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। और इस एनसीईआरटी में 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी में इसको आपको कैसे पढ़ना है कि हर एनसीईआरटी में 6ठी से 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 5 क्लास हो गई, तो सब में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों दिया हुआ है। तो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th सब में पीसीबी आपको अलग अलग डिफाइन करना है ना, और डिफाइन करके पढ़ना है। अब आप जो चीज 6ठी और 7वीं में पढ़ोगे वही चीज आपको बस 9वीं और 10वीं में भी आ जाएगी। तो डोंट थिंक सो कि मैं 6ठी 7वीं छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट 10वीं में पढ़ लेता हूँ। खैर 6ठी में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लेकिन बहुत ही बेसिक चीजें हैं 6ठी के अंदर, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। अगर 6ठी को अवॉइड करते हो तो 7th, 8th, 9th, 10th तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। जो चीज 7th और 8th में आप पढ़ोगे वही चीज आपको 9th और 10th में मिलेगी, लेकिन लेवल का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर बहुत डिटेल में आपको चीजें मिलेंगी, बहुत ही
बेसिक चीजें होंगी और बहुत डिटेल में चीज होगी, जबकि 7th 8th में उन्हीं टॉपिक्स को आपको बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से समझाया जाएगा, जो 7वीं 8वीं के बच्चों के लिए होता है। तो कभी ये मत सोचना कि यार मैं वही चीज 9वीं 10वीं में दी है तो 9वीं 10वीं पढ़ लो, आपको 7वीं 8वीं भी पढ़ना पड़ेगी। और मैं जो पढ़ाऊंगा उसका बेस बेसिकली आपका साइंस ही होगा, तो ऑलमोस्ट जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा इट इज बेस्ड ऑन द साइंस ओनली। तो साइंस के हिसाब से हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे, या मतलब एनसीईआरटी सॉरी, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी आपको एक गाइडेंस की, उसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको प्लस लेना ही पड़ेगा। हाँ प्लस ग्रुप है, प्लस में कल से स्टार्ट होगा। हाँ प्लस में पूरा पेपर वाइज पढ़ाया जाता है ना, तो आप प्लस ले लें आकाश तो ज्यादा अच्छा होगा, कोड मैं आपको बता ही चुका हूं। ऐसा है फातिमा कि देखो एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, प्लस लो या ना लो एनसीईआरटी आपको पढ़ना पड़ेगी। लेकिन एक ये होगा कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें से कई सारी चीजें मैं एनसीईआरटी की आपको प्लस में कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मेरा जो बेस है स्लाइड्स बनाने का वो एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर आपको बनाया है। तो आप प्लस लो या ना लो, एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना पड़ेगी, है ना। आप कुछ भी कर लो, एनसीईआरटी इज द बेस, है ना, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। भले आप शॉर्ट में पढ़ लो उसको, या आप थ्रू आउट द रीडिंग उसको कर लो एक बार शॉर्ट में, बट एक बार एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगी। साइंस और ज्योग्राफी दो ऐसी चीजें हैं जिनकी एनसीईआरटी तो आप भले कहीं भी जाके पढ़ लो, यूपीएससी में, एमपीपीएससी में, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगी एनी हाउ, है ना, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एनी अदर क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ वो एमबीबीएस वाले ऐसे ही होते हैं। हाँ गाइडेंस आपको प्रॉपर मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा पहले भी कर चुके हो, ओके आकाश, दैट्स गुड। तो इन दैट केस प्लस ले सकते हो तो बिल्कुल लो, और वैसे भी अभी लॉकडाउन बढ़ने वाला है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो कोशिश करो कि प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, है ना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी क्या कंडीशन है, लेना नहीं लेना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आई विल सजेस्ट कि आपको प्लस उसको लेना चाहिए, और नहीं ले रहे हो तो फिर एनसीईआरटी साहब उसको बिल्कुल पढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सो अगला यूनिट जो है वो आपका साइंस वाला, वो आपका कंप्यूटर वाला यूनिट, और नया टॉपिक है ये, है ना। पहले ये टॉपिक नहीं था, अब मुझे नहीं पता कि इसने टॉपिक यहाँ पे क्यों दिया है ना, वो जाने, उसका काम जाने, बट कुछ समझ नहीं आया कि कंप्यूटर दिया क्यों। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक एंड द जनरेशन, उसके बाद मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, यूसेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये मतलब ऐसा लग रहा है कि वो एक है, बोलते जेट किंग, तो जेट किंग करके कोचिंग होती है जो कंप्यूटर नेटवर्किंग वगैरह सिखाती है, उसका सिलेबस लग रहा है। कंप्यूटर लैंग्वेज, ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये थोड़ा ठीक है। इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, डिफरेंट यूजफुल पोर्टल्स, साइट्स एंड वेब पेजेस वगैरह। अब यही टॉपिक उसने प्री के अंदर भी दे दिया, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, अगर खुद से पढ़ना है इस टॉपिक को, तो राजस्थान बोर्ड में 9th की किताब आती है साइंस की, तो 9th साइंस राजस्थान बोर्ड, राजस्थान जो बोर्ड चलता है आपका, तो उस बोर्ड के अंदर एक अलग से किताब आती है 9th की, जिसमें पूरा ये टॉपिक पूरा दिया हुआ है, पूरा एज इट इज टॉपिक जो दिया यहाँ पे बताया ना उन्होंने, एज इट इज सब कुछ दिया हुआ है। आप चाहो तो उससे जाके आप पढ़ सकते हो, बाकी अपन तो प्लस में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फिर यूनिट 5 है, क्योंकि 4 और 5 में साथ में ले रहा हूँ। नंबर एंड इट्स टाइप, मेथड ऑफ यूनिट मेजरमेंट, इक्वेशन एंड फैक्टर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, मीन, मोड, मीडियन, वेरिएशंस, टाइप ऑफ सैम्पलिंग। अब इस यूनिट का ऐसा है, ये थोड़ा सा मैथ्स वाला यूनिट है, तो इसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट लॉस परसेंट वगैरह, ये आपसे खुद को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा मेथड वगैरह है कि आपको अगर परसेंट निकालना है तो अभी आप मेरे को बोलोगे परसेंट का, तो मैं अभी ऐसे ही उंगलियों पे निकाल दूंगा। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल से फॉर्मूलेज आपके होते हैं, उनसे हम निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी मेथड से निकालना पड़ेगा, है ना। जैसे बोले लेट द एज ऑफ नरेंद्र मोदी इज एक्स, है ना, लेट एक्स द एज ऑफ ममता बनर्जी इज वाई, ठीक है। ऐसे करके आपको एक्स और वाई करके, ऐसे करके उसको पूरा जो स्कूल में आप करते थे वैसे ही करके आपको यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वो मेथड थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा मेरे लिए। इसके लिए मैं आपको जो सेकंड वाला जो पार्ट है, जो सबसे टफ इसके अंदर है, मीन, मीडियन और मोड, मीन, मोड, मीडियम, ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, प्लस वालों को भी, है ना। मैं आपको एक बार बता दूंगा बेसिक किताबें कौन सी है, बेसिक तरीके बता दूंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेंगे इसके अंदर। इसमें बहुत ज्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अब कंप्यूटर नया यूनिट है, पहले ये टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे कंप्यूटर वायरस, पहले फिजिक्स का पार्ट बोल सकते हो। कंप्यूटर वायरस 2 बार आया है, 14 और 15 के अंदर, फिर 4G आया है ना, अब 5G आ सकता है। सेकेंडरी डेटा,
6 नंबर के अंदर आपको सुपर कंप्यूटर और भारत ये आया है, ये एक तरह से टेक्नोलॉजी का पार्ट है, बट ठीक है आप कंप्यूटर मान लेंगे उसको। 15 नंबर के अंदर सूचना और तकनीकी क्या है, इसके अनुप्रयोगों को समझाए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो इसको भी आप कंप्यूटर का पार्ट, क्योंकि आईटी वाला टॉपिक है तो आईटी में आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद यूनिट नंबर, हाँ, मैथ्स के अंदर जो क्वेश्चन है, अब मैथ्स में क्वेश्चन आपको आता है क्षेत्रमिति क्या होता है, व्हाट इज द मेंसुरेशन, सिंपल सा 3 नंबर में है ना, पूर्ण संख्या है, इंटीजर्स। फिर एक व्यक्ति को अपनी साइकिल रुपए 1140 में बेचने पर 5% का घाटा होता है, इसलिए साइकिल को कितने में बेचे कि 5% का फायदा हो, तो वही 10% का गैप है, उसके हिसाब से अब मैं अगर निकालूंगा तो 5% की अगर 1140 करके उसका 100% निकाल के 5% और निकाल दूंगा, ऐसे ही हो जाएगा वो। बट आपको पूरा मेथड बोलना है कि लेट्स द वैल्यू इज एक्स, या ऐसे करके पूरा आपको उसको यहाँ पे डिफाइन करना है। उसके बाद आपका दूसरा जो क्वेश्चन है कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशम टेनिस का एक मैच खेलती है और ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, रेशम की मैच जीतने की प्रायिकता क्या है, इसकी 0.62 है। आपको दूसरी वाली की जो प्रायिकता है या प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इस टॉपिक से भाई साहब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि ये टॉपिक मेरे को ना पहले समझ में आता था, ना अब समझ में आता है, ना इंजीनियरिंग में समझ में आया, कभी नहीं आया भाई साहब। तो इस टॉपिक में अपन से आपके हाथ जोड़ते हैं, ये अपने से बस की बात नहीं है ना। बाकी मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, प्रोबेबिलिटी मत पूछना कभी भी। एक प्रोबेबिलिटी, एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक मेरे को अपनी जिंदगी में समझ में नहीं आया, बड़े बड़े विद्वानों से मैंने पढ़ लिया, लेकिन ये टॉपिक मेरे दिमाग में कभी नहीं गया। कई बार आपके दिमाग में कंस्ट्रेंट होता है कि आपको ये नहीं समझ में आएगा तो नहीं आएगा, कुछ भी कर लो आप, तो ये अपने बस की बात नहीं है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, बाकी मैं आपको टॉपिक पढ़ा दूंगा। पाई चार्ट क्या है, व्हाट इज अ पाई चार्ट। पाई चार्ट के बाद 6 नंबर में क्वेश्चन आया था कि एक मैदान की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर है, चारों तरफ 6 आपका मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते को पूरी तरह से पत्थरों से ढकना है वगैरह वगैरह करके, तो ये क्या कितने पत्थर चाहिए रहेंगे। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ टाइल इज 80 सेंटीमीटर ईच, देन हाउ मेनी टाइल्स आर नीडेड टू कवर द ग्राउंड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल से कैलकुलेशन इसके अंदर करना है, बट मेथड के द्वारा पूरा आपको कैलकुलेशन करना है। इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे जो 8वीं 10वीं में होंगे, 8वीं 9वीं 10वीं में, तो उनकी जो बेसिक मैथ्स की किताब होती है, चाहे वो 10वीं की युगबोध हो गई, 9वीं की युगबोध हो गई, बेसिक मैथ्स की एनसीईआरटी की किताबें हो गई, तो वहां पर उनके एक्सप्लेनेशंस होते हैं, वहां से एक बार आप उन एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा, या अगर हो सका तो मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, है ना। तो एक दुकानदार ने 11 संतरे 10 रुपए में खरीदे तथा 10 संतरे 11 रुपए में बेच दिए, उसका प्रतिशत लाभ निकालिए कि कितना उसको बेनिफिट यहाँ पर आपका हुआ, ठीक है। एक कस्बे की जनसंख्या इतनी है और 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती, 2 साल बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। ये तो परसेंट का क्वेश्चन है, नॉट द सो मच टफ क्वेश्चन। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और दिक्कत ये है कि ये क्वेश्चन 5-5, 6-6 नंबर के अंदर आपको आ जाते हैं, है ना। तो आपसे इस बार भी एक क्वेश्चन आया था कोई, तो वो आपको 15 नंबर में पूछा, 11-15 नंबर में पूछा था। अब वो क्वेश्चन ऐसा था कि एसएससी की एग्जाम या प्री के अंदर वो क्वेश्चन 2 नंबर का था, लेकिन वहां पर वो क्वेश्चन 15 नंबर का था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उन क्वेश्चंस को 15 नंबर के हिसाब से सॉल्व करना, ठीक है। फिर एग्जाम में एक स्टूडेंट है, रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 36 पास मार्क्स एंड स्टूडेंट ऑब्टेन 83 मार्क्स बट वाज डिक्लेयर्ड फेल बाय द 7 मार्क्स, कैलकुलेट द मैक्सिमम मार्क्स अलॉटेड टू द स्टूडेंट। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के अंदर एसएससी के अंदर या बैंक में या बाकी एग्जाम्स के अंदर आता है, बट यहाँ पर आपको पूरा उसको डिफाइन करके पूरी उसकी मेथड के द्वारा यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। जो 2-3 मेथड है उससे कि रमेश की आयु ये वगैरह हो गई। फिर एक ये अच्छा क्वेश्चन है कि मध्य बहुलिका और मध्य माध्यमिका और बहुलक पर टिप्पणी को, व्हाट आर राइट अ मीन मीडियन इन बोर्ड। तो उनकी जो बेसिक जो मेथड होती है या बेसिक जो उसकी थ्योरी होती है, वो थ्योरी आपको लिखना पड़ेगी। और ये थ्योरी आपको किसी भी 9वीं 10वीं किताब के अंदर जहां पर भी ये टॉपिक हो, मध्य और माध्यमिका वगैरह, उसकी स्टार्टिंग में थ्योरी मिल जाएगी, बस वही थ्योरी आपको एग्जाम के अंदर भी लिखनी है। इसका मतलब बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात इस यूनिट के अंदर भी यहां पर आपको नहीं है, ठीक है। उसके ठोस से बने 3 त्रिभुज हैं 30, 40, 50 सेंटीमीटर, पिघला के एक बड़ा एक घन बनाया गया। अब समझ नहीं आ रही तो बना लेता भाई, हमसे क्यों पूछ रहा है, ठीक है। तो बने हुए घन का कुल सतह क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है भैया बताओ। एक अभी आया था 19 के अंदर कि 50 सेंटीमीटर, अच्छा ये 19 का ही क्वेश्चन है पूरा, ये 19 में आपको क्वेश्चन आया था। फिर एक और क्वेश्चन आया था कि 2 अंकी की संख्याओं का योग 9 है और ये वो करके। सो दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब सिंपल इस तरीके की 2 नंबर के हिसाब से सिंपल है, लेकिन 6 नंबर या 15 नंबर में सॉल्व करने जाओगे तो बड़ा टफ हो जाएगा, पूरी मेथड आपको यूज करना पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। 15 नंबर में आया कि 2 आदमी 7 लड़के किसी काम को 14 दिन में करते हैं तथा 3 तथा 8 लड़के उसी काम को 11 दिन में करते हैं। तो बताइए कि 8 आदमी और 6 लड़के उस काम को, तिगुने काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का
तो अगर एसएससी वाला कोई यहाँ पर अगर होगा अभी तो वो उसको 2 मिनट में सॉल्व करके आंसर बता देगा, लेकिन अभी आपको पूरा मेथड कि लेट्स द वर्क डन बाय द एक्स, द वाई इज एक्स, वर्क डन बाय द वाई, द गर्ल्स इज वाई, ऐसे करके पूरा मेथड आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ पाई चार्ट्स होते हैं, ये सबसे शानदार क्वेश्चन होते हैं मेरे हिसाब से। अब इनमें क्या करना होता है, इनमें कुछ नहीं होता, आपको सिंपल से पाई चार्ट सॉल्व करना आना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि इस पाई चार्ट को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर 2 दे दिया है तो सबसे बढ़िया काम है। यहाँ पर आपको कुछ चिकित्सा विज्ञान, रसायन, कंप्यूटर, इनके कुछ परसेंट दिए हैं, फिर इधर प्रतिशत दिए हैं कि गर्ल्स का परसेंट कितना, बॉयज का परसेंट कितना है, और इसी के बेस के ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, जैसे ये 2019 का ही क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग में लड़कों की कुल संख्या में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात क्या है, मेडिकल साइंस और बायोलॉजी की शाखाओं में लड़के लड़कियों में अंतर क्या है, ये इंजीनियरिंग की शाखाओं में कुल लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इस पाई चार्ट से आप उनको डिराइव कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। मैं बता रहा हूँ चुटकियों में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और पूरे के पूरे 11 नंबर या 6 नंबर में जितने भी आ रहा है वो इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। इस बार तो जो क्वेश्चन आया था 19 में, ये वाला, ये क्वेश्चन ही गलत था, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है, बट ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा पाई चार्ट अगर एक भी फंस गया तो आपके बारे न्यारे हो जाएंगे, वो क्वेश्चन आप पक्का समझो, ठीक है। आयताकार बॉक्स का क्वेश्चन हो गया, या 4 आदमी 6 महिलाओं को इतना काम करते हैं वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट, बड़ा सिंपल है। यूनिट नंबर 6 है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेबल डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन, जो बीमारी वगैरह है, डिजीज वगैरह है, उनके ऊपर बेस्ड यहाँ पर आपको क्वेश्चन है। हाँ न्यूमेरिकल आएंगे ना, बिल्कुल, ये न्यूमेरिकल तो आए थे। यूनिट नंबर 6 है कम्युनिकेशन डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन, नेशनल वैक्सीन प्रोग्राम, जिसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, फिर अभी कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है। प्राइमरी नॉलेज ऑफ द आयुष, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब एमपी गवर्नमेंट, मेजर हेल्थ और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये अभी के टाइम पर, कोविड के टाइम पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 में भी आप देखोगे कि पेपर 3 में तकरीबन 30 नंबर के जो क्वेश्चन है, हाँ आई थिंक 30 नंबर का क्वेश्चन ही कोविड के ऊपर पूछ लिया था। तो आइसोलेशन या क्वारंटाइन या ऐसे करके कई सारे टर्म्स आपको पूछी थी, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी जो पेपर 2020 में बनेगा तो उसमें भी कोरोना और हेल्थ सिस्टम वगैरह इसका डोमिनेशन ज़्यादा रहेगा, लेकिन फ़ायदा क्या है कि यूनिट वाइज डिवाइड है, तो इसी से आपको 30 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आपको आएंगे। आगे जो टॉपिक है effects of the development of the human life, limitation of indigenous technology, history of the remote sensing in India, Indian space, ISRO, फिर कई सारे इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, इसरो, राजा रमन्ना सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, आरआरकेट, सतीश धवन, डिफेंस, डीआरडीओ, फिर बार्क दिया है, टीआईएफआर दिया है। ये सब ऑलरेडी हम लोग प्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। टीआईएफआर, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इंडियन डीप साइंस नेटवर्क, फिर रामगंगा इंडियन स्पेस डेटा सेंटर, तिरुवनंतपुरम इंडियन, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, है ना। ऐसे करके जो बेसिक इंस्टीट्यूशंस है वो इंस्टीट्यूशंस इसने अंदर आपको यहाँ पे आपको पूछे। अभी पहले ही इंस्टीट्यूशन थे नहीं तो इनके क्वेश्चंस आते भी नहीं थे, तो इससे कोई पुराना क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बट ये बेसिक है कि जैसे आरआरकेट हो गया, डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, तो उनके अलग अलग अनुप्रयोग है। जैसे प्री के अंदर भी हमने डिफरेंट जो मिसाइल टेक्नोलॉजीज वगैरह हैं या जितने भी लॉन्च व्हीकल हैं वो सब हमने पढ़े थे, पीएसएलवी, जीएसएलवी, जितने भी प्रकार के व्हीकल्स हैं वो पढ़े थे। इसरो के अलग अलग प्रोग्राम्स, चाहे वो कैट के प्रोग्राम हो, चाहे वो टीआईआरएफ के आपके प्रोग्राम से, तो वो सभी चीज़ें ऑलरेडी हमने यहाँ पर आपको देखी हुई है। और जब मेंस में पढ़ेंगे तो उन्हीं चीज़ों को हम और ज़्यादा डिटेल के अंदर उनके एप्लीकेशंस, उनके अभी तक की क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं, इन सभी की वो सब चीज़ें देखेंगे। अगला जो यूनिट है यूनिट नंबर 7, जिसके अंदर जनरेशंस ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी, अच्छा वही चल रहा है, सॉरी वही चल रहा है ना, हाँ वही चल रहा है, ठीक है। तो ये तो अभी हमने पढ़ा था, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वगैरह, बायोटेक्नोलॉजी, डेफिनेशन, यूज ऑफ सेक्टर्स ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री एंड एनवायरनमेंट, क्लोन, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैटेंट्स एंड द राइट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ट्रिप्स और ट्रिम्स करके पिछली बार भी था, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द माई फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब टॉपिक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो बायोटेक्नोलॉजी है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। 12th का जो बायो आता है, 12th की बायो के अंदर एक अलग से बायोटेक दिया है,
तो मैं भी वहीं से पढ़ाऊंगा। और जो लोग प्लस में नहीं है या जो प्लस नहीं लेना चाहते, वो 12th की बायोटेक जो है, एक छोटा सा पार्ट है, एक पूरी यूनिट है बायोटेक का, वहां से जाके पढ़ सकते हैं। फिर ये जो टॉपिक है इसरो की वेबसाइट में मिल जाएगा। अभी ये जो टॉपिक मैंने आपको सब बताएं, ये सब इनकी वेबसाइट, आप सर्च करो, नाम सर्च करो, वेबसाइट सामने आएगी, सब कुछ मिल जाएगा। बट मेहनत तो करना पड़ेगी ना, या तो प्लस ले लो या खुद मेहनत कर लो। खुद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो प्लस लेके मैं मेहनत करता हूँ, तुम बस उस टॉपिक को आराम से पढ़ते जाओ। तो अगर प्लस लोगे तो जितने भी टॉपिक है, जहां पर उस टॉपिक को आप पढ़ोगे, समझोगे, उसके नोट्स बनाओगे, इतनी देर में तुम उस टॉपिक को आपको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आपकी शायद दिन भर की मेहनत होगी और 2 घंटे के लेक्चर में उस टॉपिक को अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। फिर आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, जितने भी होमी जहांगीर भाभा, विश्वेश्वरैया, श्रीनिवास रामानुजन, अब्दुल कलाम, सत्येंद्रनाथ बोस, राजा रमन्ना, प्रफुल्ल चाकी, नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स इन द फील्ड्स ऑफ द साइंस। तो ये सभी बेसिक जो टॉपिक है यूनिट नंबर 7 के अंदर यहाँ पर आपको बेसिक चीजें यहाँ पर आपको दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद इससे क्वेश्चंस कैसे हैं? नैनो रोबोट्स, नैनो टेक्नोलॉजी, क्लोन, पेटेंट, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, साफा, है ना। उसके बाद मटोई, MTOI, मटोई। फिर पिन कोड प्रणाली, पिन कोड सिस्टम इंडिया के अंदर, डीएनए अंगुली छाप या डीएनए फिंगरप्रिंट, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, देन पॉस्चराइजेशन जो दूध का होता है, ई स्वास्थ्य, सुनहरा चावल, गोल्डन राइस, वेंकट राधाकृष्णन, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है 2019 के अंदर। फिर परजीवी तंतु 2019 के अंदर पूछा गया। फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। उसके बाद 6 नंबर में आपको ई गवर्नेंस से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन 2014 में आया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, अभी पूछा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिर से आ गया। ये 6 में आया, उधर 15 में आया, 3 में आया था। ब्लूटूथ टेक्निक, देन वैज्ञानिक अनुसंधान विकास में CSIR का क्या योगदान है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत में कई सारे जो काम है इन्होंने किए थे, तो ये ऑलरेडी की जो पुराना सिलेबस था तो उनमें भी ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाते थे। फिर व्हाट इज द रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट वर्क्स, ट्रिप्स क्या है। फिर बौद्धिक संपत्ति अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो ये पुराने सिलेबस में भी था, अभी भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह, ट्रिप्स और ट्रिम्स दोनों। एक्सप्लेन द लाइट इमिटिंग डायोड, LED 2015, तो साइंस में भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, दोनों जगह ले सकते हो। उसके बाद कृषि में जैव टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग की, राइट अ ब्रीफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर, स्पेशली आपके जो BT कॉटन्स वगैरह ये सब चीजें होती है। उसके बाद व्हाट इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, है ना। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम है, उनके योगदान की संक्षिप्त में विवेचना करो कि उन्होंने क्या क्या उनका कंट्रीब्यूशन हो। तो जितने भी साइंटिस्ट हम पढ़ेंगे उन सबका कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पर आपको पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए होमी जहांगीर भाभा की जब डेथ हुई तो उसके बाद राजा रमन्ना को बनाया गया, रमन्ना जी के बाद डॉक्टर कलाम जो है उनको यहाँ पर आपको हाथ में आपको काम दिया गया। तो ऐसे करके कई सारे साइंटिस्ट, उनकी जनरेशन बाय जनरेशन उन्होंने पूरे आपका जो स्पेस प्रोग्राम है, पूरा जो मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत की, उनको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको आगे बढ़ाया। व्हाट इज द मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन। फिर जैव प्रौद्योगिकी व विकास, चंद्रयान भी आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर, जो इसरो का पार्ट है। न्यूक्लियर फॉलआउट और उसके प्रभाव क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर में जो क्वेश्चन, इसी में सुदूर सुग्रहिता पर टिप्पणी लिखो, राइट रिमोट सेंसिंग। व्हाट इज द रिमोट सेंसिंग, पुराना टॉपिक था। ध्रुवीय उपग्रह, उसके उपयोग, पोलर सैटेलाइट एंड द यूजफुलनेस, अभी हमने जब उसको प्री के अंदर उसके पढ़ा था तो वहां पर भी मैंने आपको ध्रुवीय उपग्रह बताए थे, पोलर सैटेलाइट, और उसके यूज भी बताए थे कि किस प्रकार से पोलर सैटेलाइट का यूज किया था, पोल टू पोल जो मूव करता है। तो शायद प्री वाले टॉपिक से भी बहुत सारी चीजें आपको आ गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा, जिसने प्री पढ़ा है मुझसे प्लस के अंदर, कि हाँ जो वहां पे पढ़ा था उससे ऑलमोस्ट चीजें हम कर सकते हैं, बट उसको हमको आगे बढ़ाना है। साइंस, हाँ, व्हाट इज द फॉरेंसिक साइंस, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आपके इंसेक्ट इन द फॉरेंसिक साइंस। विधि विज्ञान से क्या तात्पर्य है और विधि विज्ञान में कीटों की भूमिकाएं समझाए। फॉरेंसिक साइंस आपको बताना है, हिंदी थोड़ा शायद गड़बड़, हाँ चलो ठीक है सही है। फिर अगला है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिमोट सेंसिंग, 2018 में फिर से आया। ठीक है, अच्छा डबल रिपीट हो गया, सॉरी। तो साइबर सुरक्षा क्या है और वो क्यों आवश्यक है, व्हाट इज द साइबर डिफेंस। सुदूर संवेदन और उसके उपयोग को समझा, फिर से 2019 के अंदर आया था। एक्सप्लेन द रिमोट सेंसिंग एंड इट्स टाइप एंड यूसेज। BT फसल पर टिप्पणी लिखो, तो बायोटेक का क्वेश्चन फिर से 2019 में भी पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद
अगला जो क्वेश्चन है, मल प्रबंधन से आपका क्या समझते हैं? जो फेशियल मैनेजमेंट है, बायो रेमेडिफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर के अंदर आया था कि भारत के वैज्ञानिक और तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धियों का वर्णन करो, कि भारत के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और वो जो भी टेक्नोलॉजीज या जो भी तकनीक लेके आए हैं उन तकनीक्स को आपको एक्सप्लेन करना है। 2014 में पूछा गया था, 15 में पूछा था, फिर उसी साल में कि ऊर्जा उत्पादन की उभरती प्रौद्योगिकियों पर विस्तार से विवरण करो, डिस्कस इन द डिटेल द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन द एनर्जी प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन में। अब इसके लिए मैं आपको किताब बता देता हूं, जो लोग खुद से पढ़ना चाहते हैं तो एक किताब आती है, एक तो रवि अग्रहरि, बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद मेरी जो फेवरेट किताब है वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का साइंस एंड टेक आता है हिंदी अंग्रेजी दोनों में, वो मेरी बेस्ट किताब है। वो शायद वही रवि अग्रहरि है। एक टीएमएच का भी आता है, वो भी अच्छी किताब है, लेकिन जो कंफर्टेबिलिटी की अगर बात करें तो मेरी कंफर्टेबिलिटी जो है वो उस किताब में ज़्यादा है, आपका जो स्पेक्ट्रम वाली किताब है। तो मेरे हिसाब से वो किताब मेरे हिसाब से ठीक है। हो सकता है आपको वो वाली समझ में आ जाए या कोई और किताब में समझ में आ जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक विज्ञान में विज्ञान व तकनीकों को उपयोग लिखो, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मेक इन इंडिया अभियान जो है वो कार्यक्रम आपको समझाना है। व्हाट इज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम एंड हाउ दिस प्रोग्राम विल बी हेल्पफुल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। भारत के आर्थिक सामाजिक जो विकास है, उस आर्थिक सामाजिक विकास के अंदर ये किस प्रकार से योगदान देता है। कौन? मेक इन इंडिया, है ना। पुराना प्रोजेक्ट है, पुरानी स्कीम है, बट फिर भी उस समय पर नहीं थी, पूछा गया था। ऐसी स्कीम्स अगर आपसे पूछी जाती हैं। डिस्कस डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सामाजिक आर्थिक विकास में विज्ञान और तकनीकी का योगदान है। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप बेसिक मेथड्स वगैरह लिख सकते हो। 15 नंबर में पिछले साल इस टॉपिक को पूछा गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन आपको दिया है और 17 के अंदर पूछा करो, टिप्पणी लिखनी है। जैव तकनीक के विविध उपयोग, फिर दूरस्थ संवेदन एवं भौगोलिक सूचना, रिमोट सेंसिंग एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस, मध्य प्रदेश में जल संसाधन। ये 3 टॉपिक आपको दिए थे। अब एक में अगर 3 टॉपिक दिया है तो 5-5 नंबर के 3 टॉपिक हो गए थे, तो 5-5-5 में तीनों को एक्सप्लेन करना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी, है ना। अब ये बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या? बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी, what are the main aims and object of the and the subject of the Prime Minister Narendra Modi regarding the smart city mission, and along with this what are the necessary criteria for the cities to join the mission, ठीक है। विच सिटीज ऑफ द मध्य प्रदेश स्टेट आर रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मतलब बड़ा क्वेश्चन हो गया। क्या पूछ रहा है? पहले पूछ रहा है कि स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट क्या है, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका उसको लेके विजन क्या है, उसको लेके, एंड व्हाट आर द नेसेसरी क्राइटेरिया, कि कोई भी अगर सिटी शामिल करना तो क्राइटेरिया क्या है। 3 क्वेश्चन हो गए। और चौथा हो गया कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहर उसके अंदर आपको शामिल है। तो एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आपको पूछ लिए और आपको हर क्वेश्चन को एड्रेस करना है। ऐसा नहीं कि स्मार्ट सिटी क्या होती है, मध्य प्रदेश के 7 शहर हैं, खेल खत्म हो गया। उसके नॉर्म्स वगैरह सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, किस नॉर्म का कितना % है, ये सब कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करना है, तब जाके आंसर कंप्लीट हो पाएगा। 11 नंबर में या पुराने जो 15 नंबर के क्वेश्चंस थे उनमें यही दिक्कत थी कि बच्चे उनमें से एक टॉपिक लिख देते थे, बाकी छोड़ देते थे। आपको पूरा जो टॉपिक है, पूरा टॉपिक आपको कवर करना है। एक क्वेश्चन और उसके जितने भी सब क्वेश्चंस हैं वो भी आपको कवर करना पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सो एन्यूमरेट द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ हनी बी एंड डिस्क्राइब द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग हनी फ्रॉम बाय द साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा जो है उसके द्वारा किस प्रकार से जो हनी बी है या फिर आपकी मधुमक्खी पालन किया जाता है और टाइप्स ऑफ मधुमक्खी कौन कौन सी होती है वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो उसकी भी कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसके माध्यम से मधुमक्खी को पकड़ा जाता है। अभी पकड़ने जाओगे तो आपको पता ही है हालत क्या होगी। तो थोड़ा साइंटिफिक मेथड वगैरह आपको एक्सप्लेन करना है, जो आपको ऑलरेडी 7th की क्लास में भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, व्हाट इज द आईटी, एंड डिस्क्राइब द वेरियस मीन्स एंड यूज ऑफ द आईटी। फिर क्वांटम कंप्यूटर क्या है, उसका वर्चस्व है, अभी इस साल आया था। व्हाट इज द क्वांटम कंप्यूटर एंड हाउ इज द क्वांटम कंप्यूटिंग डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग, नॉर्मल कंप्यूटिंग से कैसा अलग है, एंड व्हाट कैन बी द पॉसिबल एप्लीकेशंस ऑफ द क्वांटम कंप्यूटिंग, उसके उपयोग क्या है। तो 3 क्वेश्चन इसके अंदर आपको होगा एंड यू हैव टू एड्रेस ऑल दीज 3 क्वेश्चंस। इस बार बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आए क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उन्होंने पढ़ा नहीं था, लेकिन इस बार हम पढ़ेंगे। 8 नंबर के अंदर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के परंपरागत और गैर पारंपरिक स्रोत, मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जांपल एंड डिफरेंसेस, एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, एनर्जी परचेज, प्रोडक्शन प्लानिंग,
फिर कंट्रोल, मेंटेनेंस, इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड विद एनर्जी स्ट्रेटेजी, अल्टरनेट सोर्स ऑफ द एनर्जी, है ना, जो भी अलग अलग विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, अलग अलग प्रकार की एनर्जीज यहाँ पर आपको दिए हैं। अब इस पे कैसे क्वेश्चन आए थे, पहले अलग से यूनिट नहीं था, लेकिन टॉपिक में से क्वेश्चन तो आते ही थे। व्हाट इज अ नेबुला, सोलर सेल, फॉसिल फ्यूल, ऊर्जा संबंध चुनौती और मुद्दे, एनर्जी मैनेजमेंट, इश्यूज एंड चैलेंजेस। फिर 6 मार्क्स के अंदर डिस्क्राइब ब्रीफली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, है ना, या आपके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के संबंध में लिखो। बायोमास क्या है, उसके बाद ई अपव्यय, व्हाट इज ई वेस्ट मैनेजमेंट, ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में लिखो। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी 2016 में ऊर्जा प्रबंधन को समझाना है। उसके बाद आपसे पूछा गया सौर ऊर्जा और मध्य प्रदेश प्रांत, एमपी के अंदर सोलर एनर्जी। फिर हरित रसायन विज्ञान क्या है, व्हाट इज द ग्रीन केमिस्ट्री। हरित इमारतों का क्या तात्पर्य है, व्हाट आर द ग्रीन बिल्डिंग्स, है ना, जो आज नई टेक्नोलॉजी है बिल्डिंग्स बना की। व्हाट इज द फेम इंडिया प्रोग्राम, देखिए वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरित इमारतों से क्या तात्पर्य है, तो 2 बार पूछा गया, 2014 में और 2018 में। उसके जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, इनके उपयोग क्या है, व्हाट इज द जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्या होता है। 15 नंबर के अंदर ऊर्जा उत्पादन की उभरती प्रौद्योगिकी के बारे में, राइट द डिटेल इन द इमरजेंस टेक्नोलॉजी ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा और भारत, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन थे, न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, देन ई वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के नाम और 3 का वर्णन करना है आपको। तो पूरा आपको जो टेक्नोलॉजी है या पूरा जो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज हैं, उन सबको, उनकी जो मेथड्स वगैरह हैं, सब कुछ अलग अलग प्रकार के मेथड है, किस प्रकार से उनसे बिजली पैदा की जाती है, भारत में उनका शेयर कितना है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से उनके सेंटर्स हैं जहाँ पर इन सभी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनसे बिजली पैदा की जाती है। तो वो सब चीज़ें आपको डिटेल के अंदर एनर्जी के टॉपिक में पढ़ना है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की स्थिति तथा वर्णन और भविष्य में उनकी संभावना की विवेचना। सो डिस्क्राइब द करंट सिनेरियो ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी एंड गिव एन अकाउंट ऑफ देयर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 9 है स्कोप एंड डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट। ये पूरा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको मैंने जब सिलेबस देखा तो ये थोड़ा सा आपको इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि बहुत सा टेक्निकल चला गया है, बट हो जाएगा। अगर आपका शंकर आईएएस है तो उसमें 3-4 टॉपिक में आपको ये वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा, ऑलमोस्ट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बट आपको वो अगर खुद से पढ़ना है तो वहाँ से जाके पढ़ना पड़ेगा। डिफाइन स्कोप एंड डायमेंशन ऑफ एनवायरनमेंट, फिजिक्स, इकोनॉमिक, कल्चर, एजुकेशन, साइकोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट और ये सब चीज़ें। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन एनवायरनमेंट, एथिक्स एंड वैल्यू रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। फिर इश्यूज एंड चैलेंजेस रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट, ठीक है चलेगा। फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर द मास अवेयरनेस, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इट्स रिलेशन विद ह्यूमन सेफ्टी वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा टॉपिक आपका इसमें डिटेल में है। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज, कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेट टू द एनवायरनमेंट और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो वो कई सारी बेसिक चीज़ें इसके अंदर एनवायरनमेंट में दी गई हैं। अब कैसे क्वेश्चन आए थे, प्रबंधन से संबंधित यूरो स्टैंडर्ड, अम्ल वर्षा, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, एमसी मेहता, ओजोन होल, जैविक खेती, देन अम्ल वर्षा ऑलरेडी आ चुका है। किन्हीं 2 जैविक कीटनाशियों के नाम, कीटनाशी वैज्ञानिकों के नाम लिखो, ना साइंटिस्ट के नाम लिखना है। फिर 6 नंबर में क्वेश्चन आया था, पर्यावरण संरक्षण द्वारा भारत में किए गए प्रयास लिखना है। फिर ओजोन परत रिक्तीकरण और उसके प्रभाव, एक्सप्लेन द ओजोन होल डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट। गिवन ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण जो डिग्रेडेशन है या पर्यावरण विघटन है उसको एक्सप्लेन करो कि वो क्या होता है या उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। फिर आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हो। खैर ये जो टॉपिक है ये ज्योग्राफी के अंदर ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, बट ठीक है इसमें भी एक बार उसने पेपर 3 में भी आपदा प्रबंधन पूछ लिया था, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऑलरेडी आपने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा था तो ऑलरेडी लिख सकते हो। फिर बोल रहा है कि आपके तालाब के पारिस्थितिक तंत्र मानते हुए इसके विभिन्न पोषक स्तर का वर्णन करो। ठीक है, हम कल ये टॉपिक पढ़ रहे थे, एक तालाब है उसके अंदर किस प्रकार का इकोसिस्टम आपको होगा तालाब के अंदर, तो उसका इकोसिस्टम आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। उसी प्रकार से ग्रास इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम, सभी इकोसिस्टम्स ऑलरेडी हम पढ़े हैं प्री के अंदर भी, यहाँ पर भी हम उनको डिटेल के अंदर देख के आराम से कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के पेपर जो है वो टफ नहीं आता है। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं और उसके नुकसान क्या है, उसके बाद जलवायु परिवर्तन और उसके कारण और निदान समझाइए, एक्सप्लेन द क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कॉज एंड रेमेडीज। फिर एक क्वेश्चन आया था सैलिएंट फीचर्स ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये ऑलरेडी वैसे
2019 के अंदर ये टॉपिक पेपर 2 में था, लेकिन यहाँ पर भी साइंस एंड टेक में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, है ना। तो बेसिक आप उसको लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है, पहला क्वेश्चन। इसका महत्व समझाइए, दूसरा क्वेश्चन। इसके विलुप्ति के कारण और उसके संरक्षण के लिए कदम बताइए, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक टॉपिक, एक क्वेश्चन, उसके अंदर 3 सब क्वेश्चन, तीनों को आपको एड्रेस करना है। पर्यावरण संरक्षण के धारणीय विकास की भूमिका, एक्सप्लेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, 2015 में पूछा। जलवायु परिवर्तन के कारण और उपायों का वर्णन करो, राइट इन ब्रीफ अबाउट द कॉजेज एंड सॉल्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर पूछा गया कि व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग, पहला क्वेश्चन, एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मान सकते हो। तो एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। डिस्कस देयर कॉजेस, राइट डाउन द एडवांटेज, राइट डाउन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट एंड डिस्क्राइब द इंटरनेशनल एफर्ट आर टू बी टेकन इन द कंट्रोल। उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या प्रबंध किए गए। ये क्वेश्चन जब पूछा था, जब आपका पेरिस क्लाइमेट समिट जो है वो अपने पीक के ऊपर था, तो वहां से भी आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वर्ल्ड कम्युनिटी उसको लेके क्या योगदान दे रही है। उसके बाद नमामि गंगे कार्यक्रम, तो ये नमामि गंगे मिशन क्या है, 2019 में 18 में पूछा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निरंतर उपयोग किए जा रहे हैं और फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्रा का निस्तारण कैसे करना है। मतलब आपका जो घरों का वेस्ट है या आप जो बायो वेस्ट, आप जो भी घर से वेस्ट वगैरह फेंकते हो, सॉलिड वेस्ट है, उसका निष्पादन कैसे किया जाए। एंड हाउ इट कैन सेफली रिमूव द टॉक्सिक वेस्ट दैट आर एक्यूमुलेटिंग इन योर हैबिटेट एनवायरनमेंट, कि आपके आसपास जो भी वो चीज़ें टॉक्सिक एनिमल्स वगैरह जो चीज़ें इकट्ठी हैं, आपका जो वेस्ट इकट्ठा है, उसका प्रबंधन या उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। यूनिट नंबर 9 के अंदर आपको पूछा गया था। तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब ये है कि ये सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको पेपर देख के लगेगा ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, बट एक्चुअल में जो टॉपिक है वो सिंपल है। एक बार आप बेसिक चीज़ें पढ़ लोगे तो ईजिली आपका पूरा जो सिलेबस है वो ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। अब 10 नंबर का यूनिट जो है नया टॉपिक है। अब इसमें बेसिकली उन्होंने जियोलॉजी डाल दिया कि डिफाइन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द जियोलॉजी, अर्थ, क्रस्ट, मेंटल, कोर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। ये सब ऑलरेडी हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ा था वहां पर पढ़ ही चुके हैं। ओरिजिन एंड एज ऑफ द अर्थ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर से पढ़ाऊंगा। रॉक डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फोसिस पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। मिनरल एंड ओर्स, फॉसिल, वेदरिंग, फिर आपका इरोजन, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ग्राउंड वाटर, नेचुरल कोल, नेचुरल ऑयल और गैस। तो ये टॉपिक जो ऑलरेडी ज्योग्राफी के टॉपिक थे, तो उसने क्या करा कि जो जियोलॉजिकल टॉपिक हैं उन सबको टॉपिक को मिला के यहाँ पर उसने आपको डाल दिया। तो इट मीन्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो इन टॉपिक्स को। ये तो पूरा एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक ही आपको दिया हुआ है 11th वाली किताब में। मतलब बेसिक चीजें इसके अंदर यहाँ पर आपको पूछी गई है। तो ये कोई ऐसे कोई डर वाली बात या बहुत ज्यादा कोई टफ यूनिट नहीं है। सब कुछ बहुत बेसिक चीजें जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। जो हवा था वो हवा शायद अब यहाँ पर आपको नहीं रहेगा। और ये यूनिट तो है पहली बार डाली है, तो इसके क्वेश्चन वगैरह पेपर 3 में तो नहीं थे, लेकिन ज्योग्राफी वगैरह में पूछे गए थे। ठीक है, अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई डाउट पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। 2019 में कोरोना का क्वेश्चन आया था ना, पता नहीं इसमें मैंने वो क्वेश्चन दिए थे, लेकिन वो क्वेश्चन आए क्यों नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चंस मैंने टाइप करके दिए थे टीम को, लेकिन आई डोंट नो कि वो कोरोना वाले क्वेश्चन इसमें क्यों नहीं है। तो कल अपन जब इसको फिर से मेंस की क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको कोरोना वाले क्वेश्चंस बता दूंगा। पिछली बार कोरोना वाले क्वेश्चन 2019 में आए थे, वो शायद पेपर 3 में आए थे, 2 में आए थे, तो वो एक बार देख लूंगा और अगर वहां पर आए होंगे तो मैं उनको लेके यहां पर आपको बता दूंगा इन क्वेश्चंस को। तो अभी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, अटेम्प्ट वगैरह का ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितना अटेम्प्ट वगैरह है। आप जब तक आपकी उम्र है तब तक आप उन अटेम्प्ट्स को आप दे सकते हो। तो एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है या इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हाँ, मेंस के लिए ज्योति, एक तो ये कोर्स अभी पेपर 3 वाला स्टार्ट हो रहा है कल से, जैसे मैंने आपको बताया। तो एक तो पेपर 3 ये स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद एक डिटेल कोर्स ऑन द मेंस पेपर 1 पार्ट बी, ये ज्योग्राफी वाला कोर्स ऑलरेडी चल रहा है ना। तो ये 2 यूनिट हो चुकी है इसकी। फिर पेपर 2 चल रहा है जिसके अंदर पार्ट ए हो चुका है, पार्ट बी बाकी है। पेपर जो 1 का पार्ट ए है वो ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। तो कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं, कुछ टॉपिक करा रहा हूँ। जो हो चुके हैं उनका आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा।
रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी। इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ लो, और एक स्पेक्ट्रम का जो साइंस एंड टेक आता है तो वो चाहो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो कोई जरूरत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। अगर प्लस नहीं है तो स्पेक्ट्रम खरीद लेना, और प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर अपन सभी पढ़ ही लेंगे। बट एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, छठी से लेके 10वीं तक, वो मस्ट है। नहीं, अटेम्प्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए। सो दैट्स ओवर दिस लेक्चर, आई होप यू लाइक द लेक्चर, और इसको लाइक करें और इसको प्लीज़ शेयर करें, ताकि बाकी जो फ्रेंड्स लोग हैं आपके वो भी इस लेक्चर को देख के थोड़ा सा इसको देख सकें। कोशिश करें कि इसके लिंक को अपने स्टेटस में लगा लें, ताकि बाकी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी इस लेक्चर का बेनिफिट उठा के प्लस सब्सक्रिप्शन ले सके, कम से कम पेपर 3 का जो सिनेरियो है उस सिनेरियो को यहाँ पर आपको समझ सके। ठीक है, चलिए। सो गो एंड टेक अ प्लस सब्सक्रिप्शन, और पवन लाइव जो कोड है वो कोड यूज़ करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।